अस्सलाम वालेकुम, जी आया नो, खुश आमदीद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माई शो। सिटी एट 10 की पूरी टीम और आपके होस्ट शिराज भट्ट की जानिब से आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगैन। उम्मीद करते हैं आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई होगी, पॉजिटिव हुई होगी, मुस्बत हुई होगी। मुस्बत दिन की शुरुआत बहुत ज़रूरी है पूरा दिन अच्छा गुजारने के लिए। मैं हमेशा कहता हूं उसकी वजह यह है कि पूरा दिन जो होता है आपका कनेक्ट होता है आपके मूड स्विंग्स के साथ। यानी मूड स्विंग्स जो हैं, 1 घंटे बाद आपका मूड कुछ और होगा, 2 घंटे बाद आपका मूड कुछ और होगा। किसी की कही हुई बात की वजह से आप हर्ट हो जाएंगे, आपका मूड और ख़राब हो जाएगा। अगर कोई आपको आके अच्छी बात करता है, आपकी हौसला अफजाई करता है, आपका मूड दोबारा से ठीक हो जाता है। तो यही वजह है कि सबसे पहले दिन की शुरुआत जो है वो अच्छे मूड के साथ होनी चाहिए। अगर आपका अच्छा मूड होगा तो वो मूड जो है वो सिर्फ आपकी हद तक नहीं रहेगा, वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, वो 4 लोग जो है वो 8 लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे। वो पहली दफा जो उनको एक अच्छी स्माइल, एक अच्छी बात मिली होगी, वो आगे ट्रांसफर होती चली जाएगी। और इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरे 24 घंटे के अंदर अगर आप 8 घंटे नींद के निकाल दें तो आप कितने लोगों का मूड अच्छा और पॉजिटिव करने के वजह बन सकते हैं, का बाइस बन सकते हैं। तो हमेशा कोशिश किया करें कि अच्छी बात को आगे फैलाएं, अच्छी बात कहें। अगर अच्छी बात नहीं कह सकते या किसी मौके के ऊपर, किसी महफिल के अंदर अच्छी बात आपके पास नहीं है, तो उससे बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार कर लीजिए। अच्छी बात ना कहने से बेहतर यही है, उसका अल्टरनेट, उसका मुतबादल यह है कि खामोश रहा जाए। तो इसी अच्छी बात के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से। मौसम जो है बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। हम देख रहे हैं कि बारिश की इम्कानात होते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आज भी कोई बारिश के इम्कान तो बहरहाल नहीं है। लेकिन आज के मौसम का हाल जानते हैं टुडेज वेदर के सेगमेंट में। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो कम अज कम दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बारिश का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। मौसम जो है वो सर्द और खुश्क है और इस खुश्क सर्दी की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। बहरहाल अब स्मोक का जो है वो खतरा थोड़ा टलता हुआ नजर आ रहा है और धूप जो है वो निकलती दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद आपको अपना ख्याल इसलिए रखना है क्योंकि ये खुश्क सर्दी है और ड्राई विंटर्स में खास तौर पर जो बीमारियां पैदा होती हैं वो नज़ला, खांसी, जुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन, चेस्ट कंजेक्शन, जो ये सारी बीमारियां हैं, इससे बचने के लिए आपको खुसूसी तौर पर अपने आपको कवर रखना है, अपना सीना ढांप कर रखना है, अपना सर ढांप कर रखना है। दिस इज द ओनली वे यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द डिजीजेज जो कि इस सर्दी के, इस खुश्क सर्दी के नतीजे में पैदा हो रही हैं। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को और हमारे साथ सालगिरह भी मौजूद होगी आज। तो देखते हैं, बड़ा एक खूबसूरत सा क्लिप है सालगिरह का, उसके बाद उनको विश भी करें। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू मिशेल इरफान। मिशेल इरफान की आज सालगिरह है और मिशेल इरफान को पूरी सिटी 41 की टीम और शिराज भट्ट की तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। उम्मीद करते हैं आपकी सालगिरह का दिन जो है वो यादगार बन जाए, मेमोरेबल बन जाए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ। और खुद तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिलीज के साथ इस दिन को यादगार बनाने के लिए तस्वीर और वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर किया करें, ताकि आपका ये दिन जो है वो आने वाले चंद सालों बाद जब आप वापस इस दिन को देखेंगे, इसको पलटकर याद करेंगे, तो जब उनकी तस्वीरें देखेंगे, जब वीडियोस देखेंगे, तो ये आज के दिन की याद जो है वो दोबारा ताजा हो जाएगी। तो वंस अगेन मिशेल इरफान को सिटी 41 की पूरी टीम और उनके होस्ट शिराज भट्ट की तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे, उनका तारुफ करवाता हूं, उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आएंगे। टॉपिक क्या होगा इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले मैं अपने गेस्ट का तारुफ आपको करवा देता हूं। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रहमान, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, जिनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे थोड़ी सी पॉलिटिक्स के हवाले से, सियासत के हवाले से, शहरी सियासत के हवाले से, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से, उसके साथ साथ कुछ बिजनेस के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि सम हाउ पॉलिटिक्स इज कनेक्टेड विद द बिजनेस। कई लोग बिजनेसमैन मानते हैं कि बिजनेस के साथ पॉलिटिक्स कनेक्ट नहीं है, लेकिन स्टिल जो बिजनेसमैन हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, उनके लिए एक साजगार माहौल मुहैया करना भी पॉलिटिशियंस और जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज हम एक ऐसे दौर में हैं और ख़ास तौर पर एक ऐसे शहर के अंदर हैं कि जहां पर हमारे पास कुछ बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत सारी सहूलियात नहीं है। कारोबारी हजरात के हवाले से बात करें या जॉब होल्डर के हवाले से बात करें तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, हमारे पास हाई कोर्ट बेंच नहीं है, हमारे पास अच्छा एयरपोर्ट नहीं है, हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का नहीं है। अगर खास तौर पर बात करें, टूटी फूटी सड़कें हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो बहुत सारे यहाँ पर रहते हैं। अगर हम मुल्तान को देखें, मुल्तान के पास हाई कोर्ट बेंच भी है,
मुल्तान के पास मेट्रो ट्रेन भी है। अगर आप सियालकोट के पास देखें तो उनके पास एक मॉडल एयरपोर्ट है। तो ये वो शहर हैं जो कि हमारे बाद आते हैं, लेकिन उनके पास वो सारी फैसिलिटीज हैं जिसके लिए हम तरस रहे हैं। तो क्या कहेंगे, इस वक्त फैसलाबाद को इतना नजरअंदाज क्यों किया जाता है? खसूसी तौर पर किया जाता है या नादनिस्ता तौर पर किया जाता है? थैंक यू शराज, ये आपने बड़ी खूबसूरत निशानदही की कि खसूसी तौर पर या नादानस्तगी में होता है। तो सियासत में सब कुछ दानस्ता किया जाता है, बज़ाहिर ये तासुर दिया जाता है कि हम ये चीज़ जानते नहीं है, लेकिन जानबूझ के किया जाता है। शराज, ये फैसलाबाद ना नून लीग का किला कहलाता था। ये 2008 में भी जीत गए, 13 में भी जीत गए, 18 में मिक्स रहा। तो अब ये किले से महरूम हो गए हैं। तो उसका एक तरह से इंतकाम भी लिया जा रहा है, उसका बदला भी लिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर जब मुशर्रफ दौर चल रहा था तो वहाँ पर लोकल बॉडीज़ ने बड़ी डेवलपमेंट करवाई। उसके बाद शहबाज शरीफ के दोनों अतवार में बड़ी डेवलपमेंट हुई, लेकिन फिर भी कई चीज़ें क्योंकि माजी में भी नज़रअंदाज होता रहा है। तो यहाँ पर सियासतदानों की बाहमी चपकलिश, उसकी भी एक वजह है। फिर पंजाब असम्बली का लाहौर होना और सारे बजट लाहौर में लगना। मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी आए तो उन्होंने जर्नलिस्ट को कॉलोनी दे दी, उन्होंने जो है वो दीगर तमाम जितने भी इकदाम है वो किए। हाई कोर्ट बेंच भी है उधर, इसके अलावा मेट्रो भी है। तो ये सारा कुछ किया, अपने शहर को ओन किया। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा ये मसला है कि हमारे शहर को ओन नहीं किया जाता। राना सनाउल्लाह खान शहर को ओन नहीं करते, चौधरी शेर अली ने नहीं किया। इनके अपने अपने मफादात, अपनी अपनी वजारत की जंग, वजारत की दौड़ होती है। जो होती है ना शहर के कलेक्टिव मसले, उनकी जानब तवज्जो नहीं दी जाती कि जिसमें IT यूनिवर्सिटी बनाई जाए, जिसमें आपने निशानदेही की कि यहाँ पर सड़कों की टूट फूट की मुरम्मत। देखिए शराज, हर साल सड़कों की टूट फूट के लिए 5 से 10 करोड़ रुपया मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग की मद में आता, वो सारा सारा वापस चला जाता। वो लगाते ही नहीं है, लगाने की ना डिप्टी कमिश्नर की दिलचस्पी है। अभी क्योंकि ज़्यादातर लोग हारे हुए हैं तो वो डिप्टी कमिश्नर उनको लिफ्ट नहीं करवाते। कई MPs MNAs के साथ उनके दफातर में तलखी भी हुई है, बदतमीज़ी भी हुई है, वो लिफ्ट नहीं करवा रहे। वो समझ लें कि बराह रास्त पंजाब हुकूमत को जवाब दें। इसी तरह से कमिश्नर साहबा है दराज से फैसलाबाद पे डिवीज़न पे लगी हुई हैं, तो उनके साथ भी MP MNAs की कोई ख़ास नहीं बन रही। तो ये एक बड़ा मसला है। देखिए, चीज़ें ये होती हैं कि चीज़ें इख्तियारात तकसीम होते हैं तो फिर चलते हैं। अब MCF जहाँ पे 157 चेयरमैन होते थे, एक मेयर होता था, अब वो सारा बजट कमिश्नर की जानब से यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ज़िला कौंसल 189 चेयरमैन ज़िला नाज़म होता था, अब वो सारा बजट डिप्टी कमिश्नर यूज़ करते हैं। म्यूनसिपल कमेटीज़, उनके सारे मेंबर्स की बजाय ACs उनका बजट यूज़ करते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी हुकूमत कर रही होती है। एक्चुअली में जितनी भी ब्रीफिंग्स दी जा रही होती हैं, जितनी भी नोटिंग ड्राफ्टिंग होती है, तो वो हेड ऑफिस में CM को यही बताया जाता है कि सारा अमन है, सारा ठीक है, सारी शांति चल रहा है, ओके है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें जितनी भी अथॉरिटीज़ बनाई जा रही हैं, जितने भी प्राइस मजिस्ट्रेट बनाए जा रहे हैं, कभी भी शराज आपने नोट किया होगा कि ये ताजरों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे। हाँ, देखिए, ताजरों का मसला है ना, आप उनको ऑन बोर्ड लें। मंडी से जो चीज़ आती है, जिस रेट पे आती है, तो यहाँ पे कितने की पहुँचती है और उसका रेट कैसे मुकर्रर होना चाहिए, वो वीकली होना चाहिए, रोज़ाना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर आप उनको ऑन बोर्ड रखेंगे तो मसले ही नहीं होंगे। अच्छा, ये बताएं ना, जैसा आप बात कर रहे हैं कि ओन नहीं करते शहर को ओन उसी वक्त करेंगे जब यहाँ पर उनका कोई नुमाइंदा बैठा होगा। अब बैठे हुए नुमाइंदे राना सनाउल्लाह हैं, और क्यों नहीं यहाँ के मसाइल वहाँ तक पहुँचाते? राना सनाउल्लाह के हवाले से अगर खास तौर बात करें तो गालिबन वो यहाँ पर सिर्फ जिसे कहते हैं ज़बानी कलामी ही फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे उनका घर तो मेरे ख्याल लाहौर में जी, ऐसा ही है। ऐसे ही ये शराज वो वीकेंड पे आ जाते हैं अपनी। ये बहरहाल बस इसमें क्या कहें कि खैर उन्होंने एक लंबी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी है। वही तो कह रहा हूँ ना, ये एक एसोसिएशन तो है ना उनकी इस शहर के साथ। हाँ, यहाँ से वो जीतते भी रहे हैं, माजी में इस बार हार गए हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हार गए हैं तो क्या हुआ। शहर को तो ऑन करना चाहिए ना, बनाना चाहिए शहर के लोगों को। अब जैसे आपने चैम्बर में अक्सर देखा होगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट गिला करते हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जाती। मुझे नहीं लगता ये वज़ीर ख़जाना को मिलके भी आ सके हूँ अभी। वज़ीर ख़जाना टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं। हालांकि अगर फैसलाबाद चैम्बर के लिए टाइम नहीं है तो फिर किसके लिए टाइम होना उनके पास ना। ये वज़ीर ख़जाना के लिए खुद से ही ज़रूरी था कि अब तक वो इसका चैम्बर का विज़िट कर चुके होते या इनके डेलीगेशन को बुला चुके होते कि आखिर मसले कहाँ पे आ रहे हैं। FBR देखें, टैक्स नहीं इकट्ठा कर पाया पूरे क्वार्टर में, उसका उन्होंने ये नतीजा निकाला
कि पेट्रोल पे टैक्स लगा दिया, बिजली पे लगा दिया। अब जो बिजली कहा जा रहा है कि हम एक्स्ट्रा बिजली पे फेवर दे रहे हैं, तो भाई मसला तो ये है ना कि जो पिछले 3 साल की से ज्यादा यूज करेगा उसको अब 24 मिलेगी, रुपए और का वो जो flat- ज्यादा जायद की होगी उसके ऊपर मिलेगी। हाँ तो अब मसला ये है कि ताजर तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो कर ही नहीं पा रहे हैं ना, इंडस्ट्री तो बंद हुई पड़ी है, वो तो चला ही नहीं पा रही। या आप उनको चलाने के लिए कितने बेल आउट पैकेजेस दे रहे हैं, फिर तो अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने संजीदा है। अभी यहाँ पर आपने इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम किया है, लेकिन ये तो सबके लिए उतना है। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, चीज़ें ऐसे चलती हैं कि आप कारोबारी लोगों को थोड़ा रिलीफ अलग से दे रहे होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट है कि पिछले दौर में, पीढ़ी दौर में जो इंडस्ट्री लगाता था या बाहर से इंपोर्ट करता था या अपनी फेडमक में बना रहा था, उसके लिए स्पेसिफिक रेट्स थे। कोरोना के दौरान जो इन मुलाजमीन की तनख्वाहों के पैसे स्टेट बैंक ने दिए, उसके लिए इंटरेस्ट रेट अलग था, और जो रूटीन में लिया जाता था वो अलग था। जब आप सबको एक ही जगह पे फ्लैट रेट पे देते हैं तो फिर कौन इंडस्ट्री लगाएगा शिराज? हाँ। इतने महंगे डिजिट्स पे। इसमें ज़्यादा आसान ये होता है कि आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करें जो 1-2 साल में वाइंड अप हो जाए, आप पैसा कमाएं, अपने पास रखें, बैंक का बैंक को दें। ये जो इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट होता है ये लॉन्ग टर्म का होता है, ये 20-30 सालों का प्रोजेक्ट होता है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता आपने कितने सालों में बनानी है, फिर उसके बाद आपको रिकवरी आनी है, या कोई आप अपना काम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फिर ये तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट अच्छा, है ना। आपने एक इंटरेस्ट रेट की बात की है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ और वाजे उसमें कमी हुई, 22-23% से कम होकर 15% पे आ गया। सिंगल डिजिट पे होना चाहिए। सिंगल डिजिट। अच्छा, उस 15% के आने के बेनिफिट्स या पर्क्स हमें नजर नहीं आए? मतलब ऐसा कितना हो गया? तकरीबन 15-20 दिन तो हो चुके हैं। कितना पैसा मार्केट के अंदर आ चुका है इस वक्त? कितना पैसा रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट हो चुका है? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग मूव्स। मुझे लगता है कि जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आएगा तब तक लोग जो है ना पैसा, अपना सरमाया, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट के अंदर फेंकेंगे नहीं। शिराज, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखिए पिछले दिनों में जितनी भी इंडस्ट्री बंद हुई है, तो जब उनके सीईओ से बात होती थी तो वो यही बताते थे कि हम तो जितना कमा रहे हैं बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं। हाँ। अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए लिया है तो बेचारा 25-30 लाख तो उस पर वही दही जा रहा है, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? देखिए ये बड़ी बड़ी कंपनीज जब अपना प्रॉफिट शो करती हैं तो ये 10-15% होता है एनुअल ना, और ये बड़ा प्रॉफिट समझा जाता है 10-15%। कोई कंपनी है जो 50-100 पे जाती है ना, जैसे अभी ये गाड़ियों की कंपनी जो बना रही हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, तो उनके शेयर्स गए हैं 200 प्लस पे। तो ये कोई होती है जो चक्का लगाती है, बाकी रूटीन में 10-15% बड़ा प्रॉफिट समझा जाता है। तो अब जब आपका प्रॉफिट की रेशो 10-15% है और आपके इंटरेस्ट की रेशो 22-23% है और उसमें बैंक फीस भी 25% तक चलेगी, तो फिर तो आप कुछ चीज़ें एसेट बेच। अच्छा, कई लोग ये मिसकंसेप्शन है कि इंटरेस्ट रेट कम होने से और स्टॉक बढ़ने से हमारी इकोनॉमी बड़ा ग्रो करती है। स्टॉक्स का ताल्लुक कितना है हमारी मैशत के स्ट्रॉन्ग होने से, और इससे इसका फायदा क्या लेमैन को, एक आम आदमी को पहुंचता है? शिराज 2022 तक स्टॉक मार्केट में तकरीबन 1.5 लाख लोग थे। ये अब थोड़ी ऊपर जाना शुरू हुई है तो उसमें 3 लाख लोग आ गए हैं। तो इसमें भी बड़ी कंपनीज, उनकी फैमिलीज, कहा जाता है कि 20-22 फैमिलीज हैं बड़ी एलीट की जो चला रही हैं इसको ना। तो इसमें आम लोग भी थोड़े बहुत हैं, तो ये 3 लाख हैं 25 करोड़ में से आप एवरेज निकाल लें कि ये 1% भी नहीं बनता। और उस 3 लाख में से भी एक्टिव मेंबर्स शायद 50% हो, बाकी नॉन एक्टिव मेंबर्स हैं जिन्होंने अकाउंट बना लिया लेकिन चलाया नहीं। तो अब उन एक्टिव मेंबर्स 1.5 लाख का अगर वो बेइंतहा प्रॉफिट भी कमा जाते हैं तो वो उसका 3 लाख तक रहेगा। हाँ, कितना का इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिर उसमें भी मैं बताता हूँ क्या हुआ स्टॉक मार्केट बढ़ने की वजूहत। एक तो बैंकिंग ने, ये जो हुकूमत ने लिया हुआ था कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया 22 जी पे, 22.5 पे चला गया, लोगों ने लेना छोड़ दिया। सारा लोन हुकूमत ले रही थी, और जो हुकूमत का लोन होता है तो उसमें तो वो श्योरिटी होती है कि वो आपने वापस करना ही करना है ना। बिल्कुल सही। तो वो बैंकों ने जी भर के मुनाफा कमाया। पाकिस्तान की तारीख में इतना प्रॉफिट बैंकों ने कभी नहीं कमाया जितना पिछले 2 सालों में। 2 सालों के अंदर वाकई जितना बैंकों ने कमाया उतना पहले नहीं कमाया। यही वजह कि इंटरेस्ट रेट जो है बड़ा हाई रहा है। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे इकोनॉमी के हवाले से, लोकल इलेक्शंस के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। इंटरेस्ट रेट यानी शरह सूद जो है उसमें कमी ने किस हद तक फ़ायदा दे दिया है हमारे कारोबारी हजरात को, बिजनेस कम्युनिटी को और इन्वेस्टर्स को जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं मार्केट में किसी न किसी शेप और फॉर्म में। इस हवाले से बात करते हैं। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, मुझे बताइएगा कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू और करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा मुतालबा था हमारे कारोबारी हजरात का, इन्वेस्टर्स का, जो अपना कैपिटल, जो अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो समहाउ इन एनी शेप और फॉर्म जो है वो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, सरमाया लगाना चाह रहे थे किसी भी बिजनेस के शोबे में।
अब एक बड़ी वाज़ेह कमी हुई। हमने ये देखा था कि फौरी तौर पर पैसा जो है मार्केट के अंदर आना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमने देखा पिछले 15-20 दिन के अंदर बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें मजीद थोड़ी सी ऊपर गई हैं। सरिया की कीमत क्या होती थी, किधर चली गई है। रियल एस्टेट उसके बावजूद जो है वो उस तरीके से फ्लॉरिश नहीं हो पा रहा है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। ना किसी दूसरे बिजनेस के शोबे के अंदर पैसा जो है सरमाया लगता हुआ नजर आ रहा है हमें। तो आप इस पर क्या कहेंगे? इस वक्त हम देख रहे हैं जो मार्केट के अंदर इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको फिलअप किस तरह से किया जा सकता है? शिराज, मैं एक मिसाल देता हूँ। दुबई में ना बुर्ज खलीफा की तर्ज पे उन्होंने कहा कि हमने एक और टावर बनाना है, तो उधर पूरी दुनिया से बेइंतहा पैसा गया। हाँ। लोगों ने कर ली। उन्होंने शर्त लगाई कि आपने 1 साल में अपने इतने जो है वो उधर कंस्ट्रक्शन कर लेनी है। लोगों ने कर ली। तो ये बात है कि वो इत्मीनान होता है, उनको पता होता है कि हमने अगर दुबई में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारे साथ चीटिंग नहीं होगी। अब हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई भी इन पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मार्केट कोई भी होती है, वो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि लोग पल्ले से पैसा लगाएं। ये बिजनेस चल रहा होता है जिसमें लोग बैंकों से लेके पैसा लगाते हैं, और बैंक किसी काम के लिए होते हैं। बैंकिंग का काम ही लोगों को फैसिलिटेट करना है। जब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा, अभी भी ज़्यादा, ये सिंगल डिजिट पे आएगा, फिर उसके बाद दूसरा ईज टू डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं कि लोग अपना एनओसी लेना चाहेंगे तो उनको एक छत के नीचे से एनओसी मिल जाएगा। आप दुबई में या किसी और मुल्क में तसव्वुर कर सकते हैं कि आपको हर काम के लिए पैसे देने पड़े? देखिए, छोटा सा मुल्क है, स्टेट है दुबई की। हर पूरी दुनिया के हर बंदे की ख्वाहिश है कि उधर जाके काम करे। आखिर वजह क्या है? इनको सीखने की ज़रूरत है ना कि यहाँ पर आप कोई भी इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले एप्लीकेशन देनी है, फिर जो है वो फाइल ज़िला कौंसिल या एमसीएफ के पास जाएगी, फिर डीसी ऑफिस जाएगी, फिर 14 महकमों के एनओसी आपने लेने हैं। फी महकमा 1 लाख रुपया भी लगाए तो 15 लाख आपका एनओसी भी लग गया। 6 महीने 1 साल की जो जलालत वो आपके मुकद्दर में आ गई। तो 1 साल में तो आपका प्रोजेक्ट कहीं का कहीं जा सकता है अगर पहले हफ्ते में फैसला हो जाए कि आपने यहाँ पर इंडस्ट्री बनानी है या नहीं बनानी। और वैसे भी अगर इंडस्ट्रियल स्टेट है तो उसमें इंडस्ट्री बनाने के लिए किसकी इजाज़त चाहिए और क्यों चाहिए? और ये जिस तरह से हमने लंबा चौड़ा ये तरीके अपनाए हुए हैं ब्यूरोक्रेटाइजेशन के, ये सबसे बड़ी बिजनेसमैनों की दुश्मनी इसमें होती है ना कि ये इसके बदले में फिर अगर बिजनेसमैन ये मिल के आ जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करते हैं, तो उसके बदले में भी उन्हें कई फ़ायदे देना पड़ते हैं, फिर जाके उनके काम होते हैं सहल ना। तो पाकिस्तान में बिजनेस करना शिराज ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम बनाया हुआ है। यहाँ से लोग निकल के इवन दो कि बांग्लादेश में जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जहाँ पर हम समझते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उधर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का यहाँ ज़्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली, लोग समझते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारे हुक्मरानों को, ब्यूरोक्रेसी को मिल बैठ के यहाँ पर फैसिलिटेशन काउंसिल बना दी, लेकिन वो सिर्फ नाम की हद तक है। वो नाम की हद तक है और उसके वो ऑपरेशनल नहीं है उस तरीके से ऑपरेशनल जिस तरह से होनी चाहिए। हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ ने, उनका भी तारुफ करवा दूं आपको, हमारे एजुकेशन रिपोर्टर हैं। लेकिन मैं आपसे थोड़ी सी बिजनेस, क्योंकि हम बिजनेस के ऊपर बात कर रहे हैं तो बिजनेस से रेलिवेंट आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा, खासतौर पर एज लॉन्ग एज फैसलाबाद इज कंसर्न। फैसलाबाद में फेडमेक बना, और जब ये बना था तो इसका हाइप इस तरह से क्रिएट हुई थी, लो जी फेडमेक आ गया है, और फेडमेक के अब तो जो फैसलाबाद को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी फेडमेक के अंदर दे धड़ाधड़ प्लॉट बिकना शुरू हुए, लोगों ने प्लॉट खरीदना शुरू, सिफारिशें डालते थे लोग कि हमें प्लॉट चाहिए जी, हमें आप अपनी सिफारिश से प्लॉट दिलवा दें, हम ऊपर पैसे देने के लिए तैयार हैं। प्लॉट्स खरीदे, फेडमेक सारा बिक गया जी, प्री बुकिंग हो गई है, यूनिट्स लगना शुरू हो गए हैं, इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल एस्टेट आ गया। उसके बाद हमने देखा कि वो फ्लाइट ऐसे वापसी की तरफ आई कि हमने देखा कि फेडमेक जो है वो सियासत की नज़र हो गया और करप्शन की नज़र हो गया, और 3 से 4 उसके बोर्ड तब्दील हुए, हुकूमतें तब्दील हुई। अब फेडमेक मेरे ख्याल में जब शुरू हुआ था उससे भी 10 कदम पीछे जा चुका है। फेडमेक को बहाल करने में कितना किरदार अदा करना चाहिए हमारी पंजाब गवर्नमेंट को और हमारे फैसलाबाद के लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं? अच्छा शिराज, जिस तरह हमारे यहाँ एक अंधाधुंध रफ्तार चल पड़ती है ना, कोई नया आइडिया, कोई नई फील्ड, कोई नई डायरेक्शन में, कि सारे उसी तरफ चल पड़ते हैं। हाँ। फिर एकदम से इतना रश पड़ जाता है कि सब उसमें से आधे से ज्यादा वापसी का सोचना शुरू होता है कि यहाँ रश ज्यादा हो गया है, अब यहाँ से निकले। तो वही जैसे आप बता रहे हैं कि धड़ाधड़ प्लॉट बिके, बुकिंग करवाई, और प्लॉट का नाम जहां भी आए लोग समझते हैं बहुत प्रॉफिट होगा। तो हमारे यहाँ इसको बिजनेस बना लिया गया है। जब से प्रॉपर्टी को बिजनेस बनाया गया, पहले लोग प्लॉट खरीदते थे जरूरत के लिए, घर बनाने के लिए, कोई काम के लिए। अब जब से इसको बिजनेस आ गया है जी, वो प्लॉट के नाम सुनते ही लगेगा कि बहुत मुनाफा होगा प्लॉट खरीदें, और इसको फिर, और जैसे आप कह रहे हैं कि ऊपर भी पैसे लगते रहे, सिफारिशें लगती रही, रिश्वत चलती रही और सारी चीज़ें,
तो ये मामला है कि गवर्नमेंट को, मैं कहता हूँ, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सख्ती से कि जिन लोगों ने वहां पर इंडस्ट्री के लिए प्लॉट लिए और आज तक इंडस्ट्री नहीं लगाई। काफी लोग ऐसे हैं और इस पे सख्ती से अमल। ये रूल्स तो बने होते हैं ऐसे, जैसे मतलब हमारे यहाँ जितनी भी एफडीए कोई कॉलोनी अपनी काटे, उसमें होता है कि इतने साल तक आपने मकान ना बनाया तो आपको टैक्स लगेगा खाली प्लाट रखने का, कि आप क्यों इसको प्रॉफिट के लिए रख रहे हैं। क्योंकि कॉलोनी या किसी पर्पस के लिए आपने जब उसको एलोकेट किया है तो आप उसको पर्पस क्यों नहीं पूरा कर रहे। तो अगर इंडस्ट्री के लिए किसी ने प्लॉट खरीदा और जैसे आप बता रहे हैं कि उसका हाल माजी से भी बुरा हो चुका है, हालांकि डेवलपमेंट में तो बहुत आगे की तरफ जाना चाहिए ना, कि ग्रोथ नज़र आनी चाहिए, वहाँ पे जॉब्स नज़र आनी चाहिए, वहाँ पे कोई एक्सपोर्ट नज़र आनी चाहिए और कोई रेवेन्यू जनरेशन वहाँ पे होनी चाहिए, और लगे कि फैसलाबाद को एक बूम मिला है। लेकिन इतना वो नहीं मिल सका और गवर्नमेंट भी नाकाम रही और यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट भी नाकाम रहा, मैं समझता हूँ। अच्छा, इसमें कुछ गवर्नमेंट की, वाकई गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि इवन लोग बांग्लादेश तक यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ती जा रही कि कोई बंदा भी बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोच ही नहीं रहा। अब मुझसे ज़्यादा आपको इल्म होगा कि इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री है वो मेरा ख्याल है कि 30 to 50% वो चल रही है, और बाकी सारी या तो उन्होंने डाउन साइजिंग कर दी है या निकाल दिए बंदे, या जो भी मैनेज कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री इसलिए मुतासर हो रही क्योंकि हमारा कंपैरिजन किसी और कंट्री के साथ करें तो उनका रेट जो है वो फ़र्क होता है। अगर हमारी बिजली 50-60 रुपए यूनिट मिलेगी या आप इमेजिन कर सकते हैं मिलेगी, इथोपिया के अंदर पाकिस्तानी 4 रुपए फी यूनिट बिजली, 4 रुपए फी यूनिट, तो और लोग क्यों नहीं जाएंगे इथोपिया में, जहां प्रोडक्शन में आपको 4 रुपए मिल रही है और जहां आपको 60 रुपए, 100 रुपए, 70 रुपए, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी वेरी करता है, हर जगह पे वेरी करता है। किसी प्लाजे में बिजली का रेट और है, घर में रेट और है, दुकान आपने बना ली उसका रेट और है, इंडस्ट्री का रेट और है। इतने ज्यादा वो वेरिएशन आ रही है कि लोग फिर 2 नंबरियां सोचते हैं कि कमर्शियल की जगह पे वो कहते हैं कि हम वो घरेलू सार्फिन वाला मीटर लगवा लें, और ये देखिए 2 नंबरी के मौके गवर्नमेंट खुद देती है। अब जब से ये इन्होंने स्लैब वाला चक्कर लगाया कि 200 यूनिट पे इतना बिल, उससे ज्यादा पे इतना, लोगों ने घरों में 4-4 मीटर लगवा लिए। जिसका 800 यूनिट बनना है ना, उसने 4 मीटर लगा के 200 यूनिट डिवाइड कर दिए। अब नुकसान क्या हो रहा है, उस बेचारे को नुकसान हो रहा है जो 1 मीटर पे गुजारा कर रहा है, और उस पर उसका यूनिट अगर 200 से क्रॉस करता है तो वो तो मारा गया। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसीज की वजह से पब्लिक उसका कोई ना कोई काउंटर, और जिसको कहते हैं ना चोर रास्ता, वो सोचती है। मैं समझता हूँ कि ये सारा इलीगल है कि 1 से ज्यादा मीटर लगाना एक घर को। तो इसी तरह से हम, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद एक ऑप्शन दे दी कि 200 यूनिट इस्तेमाल करेंगे कम तो बिल और होगा, 201 हो गया तो बिल और होगा। तो उसकी वजह से लोग, जिसका यूनिट 300 इस्तेमाल हो रहा है, वो कह रहा है मैं मीटर ही एक और लगवाता हूँ, एक दफ़ा ही किसी को रिश्वत दूँ या जो भी करूँ, 2 मीटर होंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 150 यूनिट तो मेरा बिल तो नीचे आ जाएगा। तो गवर्नमेंट इतनी, मैं कहता हूँ, नाकस पॉलिसी बनाती है ना कि उसमें जो खराबियाँ रह जाती हैं, मसाइल रह जाते हैं, उसका कोई ना कोई चोर रास्ता दे देती है कमाई का जरिए। अब देखिए मखसूस लोग उससे फ़ायदा उठा जाते हैं, जो बेचारा ईमानदारी में रहता है कि मैं 1 मीटर पे ही रहूंगा, मेरा एक ही घर है, इसमें कोई और पार्टीशन नहीं है, तो वो मारा जाता है। तो ये गवर्नमेंट जो है ना, इसको ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिसमें सब बराबर हों। सब बराबर हों, उसमें होता नहीं है, लेकिन सब बराबरी होती नहीं ना सबके लिए। कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है वो किसी को फेवर्स देने के लिए और किसी को डीफेम करने के लिए बनाई जाती है। तो कोई उससे फेवर उठा रहा होता है, जिस तरह से आपने कहा कि बाकी लोग जो बेचारे नाइव होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं मेरी जरूरत इतनी है, मेरी एक ही जरूरत मीटर है, तो मैंने एक ही लगाना मीटर। तो अब्दुल ये कितना, मतलब जो फ्लक्चुएशन पॉलिसीज के अंदर है, यानी एक पॉलिसी जो है वो आपको बहुत ज्यादा फायदा दे रही है, जहांगीर के लिए वो फायदेमंद नहीं है, यूनानिमसली देख के क्यों नहीं बनाई जाती। आप दोनों कारोबारी हजरात हैं, तो अगर दोनों कारोबारी हजरात है तो एक के लिए फायदेमंद हो तो दूसरे के लिए फायदेमंद भी होनी चाहिए। तो इस पर मैं चाहूंगा थोड़ी रोशनी। शिराज, ये जो सब्सिडी का सिस्टम है, जहांगीर की बात बड़ी खूबसूरत है, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत के पास ऐसा कोई डाटा मौजूद नहीं है कि कौन गरीब है कौन अमीर है। अब जब वो वापडा के जरिए सब्सिडी देते हैं पूरे पाकिस्तान में, इसका मतलब ये होता है कि 200 यूनिट तक जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो गरीब हैं। जो 200 यूनिट से ऊपर चला रहे हैं, जिसमें फ्रिज AC आ जाता है, या 700 यूनिट तक चले जाते हैं, वो
वो इतने पैसे भर सकते हैं कि अगर वो लग्जरीज एसी या इसकी फ्रिज वगैरह की बर्दाश्त करते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिल भी ज़्यादा दे सकते हैं। अब हुकूमत के पास अगर तो क्राइटेरिया हो, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड बनाया था, तो उसमें आप देख लें पता लग जाता था कितने लोग हैं। करप्शन भी कितनी हुई है कि ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी बेगमात के बना लिए थे। तो ये बड़ा मसला है कि या तो मतलब स्पेसिफिक आपके पास ये कोई नंबर्स हों कि ये लोग गरीब हैं, उनको आपने बिल कम भेजना है। अब जब आपका सारा दारोमदार इसी पे हो कि 200 यूनिट से कम वाला गरीब है और ऊपर वाला 500 यूनिट तक मिडिल क्लास है और 700 यूनिट से ऊपर अमीर है, इस हिसाब से आपने यूनिट्स काउंट करने हैं, तो फिर तो आपके पास और क्या तरीका बचेगा बताइए? हाँ, फिर तो कोई तरीका नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट का ना सिर्फ पॉलिसीज नाकिस हैं, कमजोर हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो सर्वे सिस्टम वो बड़ा कमजोर है। एक छोटा सा वक्फा लेते, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अब्दुर्रहमान मौजूद हैं, उनके साथ साथ जहांगीर अशरफ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं हम बिजनेस के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, फैसलाबाद की सूरत हाल को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इस हवाले से। तो आपने बात की है कि गवर्नमेंट की बड़ी नाकिस पॉलिसीज हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, तो आप एजुकेशन को देख रहे हैं और बड़े अरसा दराज से देख रहे हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं आप एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी। हमारे दो सेक्टर ऐसे हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, मेरे ख्याल में बिजनेस से भी ज़्यादा, और वो सर्वाइवल के लिए हैं। एक एजुकेशन है जो आपके मुल्क के मुस्तकबिल को बचा सकती है, और दूसरा हेल्थ है। तो एजुकेशन में हुकूमत किस हद तक जो है उसका फ्लॉ है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, या फिर उनकी अथॉरिटीज़ जो है समहाउ वो पोर्शन चाहे दे दें, लेकिन कुछ ना कुछ प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है। तो इसमें कहाँ तक पेशरफ पहुंची है, कितने उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, कब बिड की जाएगी, क्या तरीका कार होगा? अच्छा शहराज, गवर्नमेंट नो डाउट गवर्नमेंट खुद इसमें मैं समझता हूँ जिम्मेदार है कि गवर्नमेंट के इदारे फ्लॉप हुए। अच्छा, एक तो वहाँ पर रिसोर्सेज पूरे नहीं किए गए, ना अफरादी कुव्वत पूरी की गई, ना रिसोर्सेज पूरे किए गए, और ना गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस इतना अच्छा है कि उसको वो चला सके। अब देखें, एक प्राइवेट ऑनर जो है ना वो फुली फोकस्ड होता है अपने स्कूल पे। यस। उसकी कोशिश होती है कि मैं दाखला भी बढ़ाऊं, मैं बच्चों को रिसोर्सेज भी जो उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनके पास कमरा हो, फर्नीचर हो बैठने के लिए, उनके पास टॉयलेट्स हो, उनके पास सारी चीज़ें जो एक इदारे में होनी चाहिए वो मौजूद हों, तो वो कोशिश करता है उसको पूरा करने की। क्वालिटी उसकी क्या है वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन बहुत बहुत अच्छी इमारतें भी प्राइवेट सेक्टर के पास हैं और बहुत गली मोहल्ले वाले स्कूल भी मौजूद हैं। क्वालिटी में उनके पास FA पास टीचर भी मौजूद है और क्वालिफिकेशन में PhDs भी प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। तो गवर्नमेंट का वाहद ये जो कहते हैं ना कि हमारा हर टीचर जो मिनिमम मास्टर्स है और हमारे पास पढ़े लिखे टीचर्स ज़्यादा हैं, तो ये एक अलग है। लेकिन जो मॉनिटरिंग है वो मैं समझता हूँ आपकी एजुकेशन को इफेक्टिव बना देती है कि आप रिजल्ट को देख रहे हैं और टीचर को एक डर होता है कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो मुझे निकाल दिया जाएगा, अच्छे रिजल्ट दूंगा तो मेरी प्रमोशन होगी। प्राइवेट सेक्टर में मेजॉरिटी की प्रमोशन के केसेस और उनकी जो ग्रोथ है वो रिलेटेड होती है उनकी परफॉर्मेंस से। हमारी गवर्नमेंट में वो आ गया एक बार सिस्टम में, तो वो परफॉर्मेंस दे ना दे, मखसूस टाइम पीरियड के बाद, मखसूस क्राइटेरिया के बाद उसकी प्रमोशन हो जानी है। एग्जैक्टली। मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूं जो 18, 19 और 20 ग्रेड में होंगे गवर्नमेंट स्कूल में, और मैं कहता हूं कि उनको गवर्नमेंट अगर निकाल दे तो उनको 14 स्केल में भी कोई ना रखे, मतलब उसके बराबर भी कोई ना रखे प्राइवेट सेक्टर में उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। अच्छा, क्या होता है कि हमारे आपने देखा होगा कि जो हम तरबियत की बात करते हैं, ग्रूमिंग की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस की बात करते हैं कि हमारा प्राइवेट सेक्टर का बच्चा और गवर्नमेंट सेक्टर का बच्चा, कॉन्फिडेंस डिफरेंस, कुछ स्कूल्स को निकाल के जो शहरों में हैं या कुछ फीमेल्स के स्कूल, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट में फीमेल के स्कूल ज़्यादा बेहतर हैं मेल की निस्बत, क्योंकि फीमेल थोड़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। और ये नो डाउट 2002 के बाद से जितनी भर्तियाँ हुई हैं वो तब से मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन था, अब मास्टर्स है, तो तब से अच्छा स्टफ आ रहा है टीचिंग में। और गवर्नमेंट की एक ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट का हर टीचर ट्रेनिंग लेने के बाद क्लास में जाता है। ओके। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ी तादाद में
इवन गवर्नमेंट का जो अपना स्कूल इन्होंने प्राइवेट को दे दिया है, उसका डाटा हमने शेयर किया था कि 40% टीचर उसमें मैट्रिक और एफए पास पढ़ा रहे हैं। तो अंदाजा करें कि अगर ये वो गवर्नमेंट स्कूल हैं जो प्राइवेट ऑनर को दे दिए, वहां पर एफए और मैट्रिक पास टीचर पढ़ा रहे हैं 40%, तो प्राइवेट सेक्टर जो खुद से अपना उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो उसमें भी कितनी तादाद होगी मैट्रिक और इंटर पास टीचर्स की। सही। तो क्वालिटी एजुकेशन एक अदर इशू है, लेकिन मैं समझता हूं कि क्वांटिटी हमें बढ़ाने की जरूरत है कि हमारा 2 करोड़ 60 लाख बच्चा तो अभी भी स्कूलों से बाहर है। क्वालिटी एजुकेशन दे ना दे, उसको एजुकेशन तो देना, चाहे एफए पास टीचर ही उसको पढ़ा दे। पहली चीज है कि वो तालीम में तो आए, वो सर्कल में तो आए कि वो कम से कम उसको एबीसी अलिफ-बे और गिनती तो आए ना। तो हम तो वो हमारे पास 2.5 करोड़ बच्चा तो वो है ना जो स्कूल का मुंह ही नहीं देखा, जिसने जो कहीं दाखिल ही नहीं हुआ। तो ये गवर्नमेंट का भी नाकामी है उसमें, और प्राइवेट सेक्टर चूंकि वो फीस के बगैर पढ़ा नहीं सकता। अच्छा, गवर्नमेंट अब ये जो अपने स्कूल प्राइवेट को दे रही है ना, मैं समझता हूँ इससे एटलीस्ट बच्चे स्कूलों में आएंगे, क्योंकि वो प्राइवेट बच्चों से फीस कोई नहीं लेगा, उसको फ्री पढ़ाएगा और वो माहौल देगा थोड़ा अट्रैक्टिव सा। लेकिन इसी में सवाल करना चाह रहा हूं मैं अब्दुर्रहमान आपसे भी, कि कह रहे हैं कि जो फ्री पढ़ाएगा बच्चे को, कम से कम प्राइवेट हो जाएगा तो बच्चे को फ्री पढ़ाएगा। फ्री पढ़ाना इज इक्वल टू, जब टीचर वो पढ़ा रहा हो, एक मास्टर्स का टीचर पढ़ा रहा था गवर्नमेंट में, अब प्राइवेट में एक खुद जो मैट्रिक पास है जो टीचर या एफए पास भी नहीं है, वो अब प्राइवेट की तो अपनी मर्जी, वो जिस तरह का मर्जी टीचर रखे, और गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में उसके ऊपर कोई ऐसी कदगन भी नहीं रखी कि आपको मास्टर्स पास ही टीचर रखना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज होगी अगर इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए? शिराज, मैं समझता हूँ कि पहले भी जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बड़ी कंप्रोमाइज होती है। जो यूनिवर्सिटीज़ में देखें, ये हमारा क्राइटेरिया ऐसा है, स्कूल टीचर जहांगीर साहब पेपर दे के आता है, कॉलेज टीचर पीपीएससी के पेपर के जरिए आता है, यूनिवर्सिटी में महज बीसी को सिफारिश करें और लेक्चरर 18 स्केल में हो जाते हैं। शिराज साहब, ये हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ऑलरेडी मतलब 18 स्केल में आप लेक्चरर सिफारिश पे रख रहे हैं और 17 स्केल में 14 में आप सख्त कंपटीशन दे रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि आप कितने सीरियस हैं क्वालिफिकेशन या एजुकेशन को लेकर। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि जहांगीर की ये बात भी बड़ी खूबसूरत है कि 2.5 करोड़ बच्चा बाहर, आप उसको इंगेज तो करें, इंगेज करें, अलिफ बे आ जाए, इंग्लिश आ जाए, 1 2 3 आ जाए, वो स्किल्ड लेबर बन जाए। ये जो हमारे मिडिल ईस्ट में लोग जाते हैं या बाहर के ममालिक में जाते हैं, तो उनको बेसिक पता ही नहीं होता लेबर का, या लैंग्वेज बैरियर होता है। इस वजह से इंडिया आ गया, बांग्लादेश आ गया। अगर हम उसको स्किल्ड लेबर तैयार करके ही बाहर भेजें, अगर वाहद हमारे पास यही कुछ बचा है, तो भी लेबर को थोड़ा, अगर वो पढ़ी लिखी होगी, स्किल्ड होगी, तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी, ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। तो अगर यही कुछ एंड पे बचना है, तो कम से कम उनको उतना ही पढ़ा लें कि वो मैट्रिक तक पहुंच जाए, उनको उर्दू आ जाए, थोड़ी बहुत इंग्लिश आ जाए, अपना नाम लिखना आ जाए, तो वो लाइबिलिटी की बजाय एसेट बन जाए। जो आपका बिल्कुल ही अनपढ़ बच्चा है, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, वो तो सारी ज़िंदगी लाइबिलिटी रहेगा ना तो आप उसको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दे सकते हैं, आप उसको इंडस्ट्री में जॉब नहीं दे सकते। तो इंडस्ट्री वालों के लिए भी ज़रूरी है। देखें, जो पावर लूम्स चला रहा है, उसने कहीं टोटल तो करना है ना कि वो कितना हिसाब कर रहा है। अगर बिल्कुल ही अनपढ़ बंदा है तो वो तो कहीं लिख भी नहीं सकता, उसको कुछ लिखाने के लिए भी एक बंदा रखना पड़ेगा आपके पास ना, कि जो नोट करता रहे। तो ये बात ठीक है, कम से कम पढ़ाई होनी चाहिए प्राइमरी या मैट्रिक तक, चाहे उसके लिए आपको प्राइवेटाइज करना पड़े, चाहे आउटसोर्स करने पड़े, किसी को देने पड़े। सबसे पहले उन बच्चों को पढ़ा लें, कंपेन चलाएं कि हर बच्चा स्कूल में हो, और इस सिलसिले में सख्ती भी बरतनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वालिदैन महज पैसों के लिए भी बच्चों को नहीं पढ़ाते ना, पैसों के लिए भी पढ़ाते हैं। और भी बड़े मसाइल हैं, लोगों के पास कन्विंस नहीं होती, स्कूल बड़े बड़े दूर होते हैं। तो ये भी बड़ा मसला है। एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान के लिए, पढ़ा लिखा पंजाब जो है वो किस तरह से बन सकता है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी अटर में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ जहांगीर अशरफ मौजूद हैं, अब्दुर्रहमान मौजूद हैं। पहले हम गुफ्तगू करते हैं बिजनेस के हवाले से, पॉलिटिशियंस के हवाले से और पॉलिटिशियंस की कारकर्दगी के हवाले से, फिर हमने एजुकेशन के हवाले से बात की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से बात की, पढ़ा लिखा पंजाब के नारे लगाए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, मेरा बताइएगा जहांगीर। 2 करोड़ 62 लाख 2 करोड़ 62 लाख जो आउट ऑफ स्कूल है पाकिस्तान में।
और ये वो 2,62,00,000 हैं। माइट बी पॉसिबल बट आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट दिस कि ये वो लोग हैं जो बच्चे हैं जिन्होंने आगे चल के मुल्क की माशी भागदौड़ को संभालना है। हाँ। अगर आप इनको इक्विप्ड कर देंगे, आपको इक्विप्ड से ये नहीं करना है इनको बहुत ज्यादा मास्टर्स करवाना है, ये बेयर मिनिमम ये कम से कम उनको मैट्रिक करवा दे। अब तो मैं ख्याल 2 साल में मैट्रिक भी करवाते हैं वो, मैं ख्याल कौन सा फाउंडेशन, सिस्टम फाउंडेशन है फैसलाबाद में, अच्छा काम कर रहे हैं। और जो नहीं लोग बिल्कुल पढ़ सके उनको वो मैट्रिक की तैयारी 2 साल में करवा के उनको मैट्रिक पास करवा देते हैं। और कई एग्जाम्पल ऐसी हैं जो उन्होंने मैट्रिक करके आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन और मास्टर्स तक गए। अच्छा, इसमें साथ साथ अगर गवर्नमेंट अपना भी कोई रोल प्ले करे कि गवर्नमेंट ने चूंकि जब से HEC ने 2 ईयर वाला जो प्रोग्राम वो ख़त्म किया है BA BSc और MA MSc, तब से एक बैरियर लग गया है उन लोगों की एजुकेशन के लिए जो ग्रेजुएशन कर चुके थे, मास्टर्स करना चाहते हैं लेकिन 28 साल से ज़्यादा उनकी एज है। तो गवर्नमेंट की पाबंदियाँ है कि BS प्रोग्राम में जो 4 साल है उसमें 28 साल के बाद एडमिशन नहीं ले सकते। तो जब आपने ग्रेजुएशन की है आपने आना है ब्रिजिंग में 5th सेमेस्टर में, तो 5th सेमेस्टर में एडमिशन के लिए आपकी एज 28 से कम होनी चाहिए। तो ये बैरियर अब आ रहा है लोगों को कि उनकी एज, क्योंकि पहले शराज ये होता था कि लोग ग्रेजुएशन के बाद जॉब करते थे और जब वो अपने पाँव पे खड़े हो जाते थे फिर प्राइवेटली MA कर लेते थे। अब गवर्नमेंट ने MA ख़त्म कर दिया 2 साल वाला HEC ने, तो अब जिसने करना है MA वो होगा 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेगा BS प्रोग्राम के, तो वो BS कंप्लीट करेगा अपना 4 सेमेस्टर लगाकर, तो उसको फिर BS की डिग्री मिलेगी। लेकिन उसमें वही बैरियर आ गया एज लिमिट वाला। तो बहुत बड़ी तादाद में वो हमारे पास ग्रेजुएट्स मौजूद हैं जिन्होंने पुराने सिस्टम के तहत 14 साल तालीम हासिल कर ली, लेकिन वो अब 16 साल के लिए इनएलिजिबल हो गए क्योंकि एज लिमिट लग गई। तो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है रिलैक्सेशन रखनी चाहिए। जिस तरह MPhil के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, PhD के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, तो इसी तरह जो बच्चे ग्रेजुएशन 14 साल वाली करके बैठे हुए हैं उनको मास्टर्स की मौका देना चाहिए कि वो किसी भी एज में मास्टर्स करें, क्योंकि अक्सरियत ग्रेजुएशन के बाद जॉब कर लेती थी ताकि वो कुछ फाइनेंशियली अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। तो अब वो उन लोगों के रास्ते बंद हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है HEC को पैरेलल BS प्रोग्राम के साथ 2 ईयर प्रोग्राम को बहाल रखना चाहिए, ताकि हम बुनियादी तालीम का रोना रो रहे हैं तो हायर एजुकेशन का इससे भी बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा महंगी है। अच्छा, हमारे यहाँ मैट्रिक तक तो हम कहते हैं ना फ्री एजुकेशन, उसके बाद जब इंटरमीडिएट में बच्चे ने आना होता है तो हमारे यहाँ सिर्फ फैसलाबाद में हर साल 50,000 बच्चा मैट्रिक के बाद स्किप कर जाता है एजुकेशन से। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हमने मैट्रिक तक नारा लगा दिया कि फ्री एजुकेशन है, किताबें फ्री हैं, उसके बाद फिर, लेकिन उसके बाद क्या है एकदम से इतना बर्डन आ जाता है कि जिसको आपने 10 साल आदत लगा दी फ्री का खाना खाने की, तो उसको आप कह रहे हैं कि अब पैसे दे के खरीदो। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में वो है जो सिर्फ मैट्रिक के बाद ब्रेक लग जाती है क्योंकि वो कॉलेजेस के एक्सपेंस मीट नहीं कर पाते। और कॉलेज में भी अगर आप कहें कि गवर्नमेंट कॉलेज थोड़े निस्बतन सस्ते हैं तो उसके बाद BS प्रोग्राम अफोर्डेबल नहीं रहा हर बच्चे के लिए। तो हमारे यहाँ हायर एजुकेशन पे भी इक्वली फोकस करने की जरूरत है, जितनी आप प्राइमरी पे करते हैं। लेकिन प्राइमरी तो बिल्कुल इग्नोर है क्योंकि सबसे ज्यादा वेकेंट पोस्ट हमारी जो है वो प्राइमरी सेक्टर में है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ 1.25 लाख सीट खाली है टीचर्स की पूरे पंजाब में, तो उसमें से मोर देन 70% वो आपका प्राइमरी स्कूल टीचर की सीट खाली है। तो हमारे प्राइमरी स्कूल टीचर मतलब वो खाली होते जा रहे हैं। तो जितने भी अब आउटसोर्स कर रहे हैं प्राइवेट ऑनर्स को दे रहे हैं वो सारे प्राइमरी स्कूल हैं, क्योंकि वहाँ पर सिंगल टीचर था, वहाँ पर 2 टीचर थे और एक टीचर 6 क्लासेस को पढ़ा रहा था। कुछ स्कूल्स में 2 टीचर 6 क्लासेस को पढ़ा रहे थे। तो ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल का मेयार है और वहाँ पे दाखिला कैसे बढ़ेगा, वहाँ पर लोग कैसे आएंगे, तो फिर आउट ऑफ स्कूल बच्चे कैसे कम होंगे। उसके लिए इनको स्कूल की तादाद बढ़ानी चाहिए, उनको टीचर्स बढ़ाने चाहिए, जबकि उलट काम हो रहा है। स्कूल भी कम हो रहे हैं, टीचर्स भी कम हो रहे हैं। अच्छा, मुझे अब्दुर्रहमान ये बता देगा, टाइम बड़ा शॉर्ट है मेरे पास, कि जहांगीर ने पिछली नशिस्त में एक बात की थी, बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि हमने देखा है कि कई डॉक्टर्स जो हैं वो बड़ी मेहनत करके डॉक्टर बनते हैं। वंस दे बिकम अ डॉक्टर दे लीव देयर फील्ड, वो अपनी फील्ड में जाते ही नहीं है, वो मजीद उसको प्रैक्टिस ही नहीं करते, क्लिनिक जाते ही नहीं है, ना हॉस्पिटल में जाते हैं, वो इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्शन बिजनेस में चले गए। इसी तरीके से इंजीनियर बनते हैं, LLB करते हैं, लॉयर होते हैं, लेकिन बाद में वो बिजनेस कोई और शुरू कर देते हैं। तो वो हम लोग इतनी साल लगा के, इतनी मेहनत लगा के किसी बच्चे को इतनी दूर तक पढ़ाते हैं, 16 जमातें 18 जमातें पढ़ाने के बाद उसको उसकी फील्ड चेंज करवा देते हैं। तो जहांगीर ने इतनी खूबसूरत बात की थी कि अगर एक डॉक्टर बन के वो बंदा कोई और बिजनेस कर रहा है, इसका मतलब वो जो सीट है ना डॉक्टर की,
वो वेकेंट डेट वो खाली जा रही है और वो उसका नुकसान कर रहा है, वो मुल्क का नुकसान भी कर रहा है और वो अपना नुकसान भी कर रहा है। तो हमारे अंदर इतने कई लोग ऐसे हैं जो डाइवर्ट हो जाते हैं अलग अलग जगहों पर, तो हम फोकस क्यों नहीं हो पा रहे हैं? शिराज, कैरियर काउंसलिंग नहीं है। बहुत सारी खवातीन, स्पेशली मेल तो शायद ही कोई हो, फीमेल बहुत सारी हैं जो डॉक्टर बन जाती हैं लेकिन उनकी शादी हो जाती है, फिर वो अलाउ नहीं करते जॉब ना। तो ये बड़ी जो बहुत बहरहाल एक बड़ा मसला है कि इसमें 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट लगाती है जो मुफ्त डॉक्टर बना रहे होते हैं या बड़ी कम फीस में सरकारी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं, तो वो सीट खाली जाना ज़्यादा बड़ा मसला है। इसकी निस्बत के जो प्राइवेट बना रहे हैं, करोड़ों रुपया फीस लेके बना रहे हैं और उनका लेवल भी पता नहीं क्या है भी नहीं, या बाहर से बन के आते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन इसमें कैरियर काउंसलिंग बहुत बड़ा मसला है कि स्टूडेंट को मेच्योर होकर अंदाज़ा होता है कि ये तो उसका फील्ड ही नहीं था, या उसकी फैमिली को लगता है कि ये तो बिजनेसमैन के लिए, अभी अगर समोसों की बहुत बड़ी दुकान है तो उनको लगता है कि हमारा बेटा अगर जर्नलिस्ट बन भी गया है तो 20,000 तनख्वाह से क्या करेगा, समोसों में वो 2 लाख कमा लेगा। तो अब मसला ये है कि शिराज, ये कैरियर काउंसलिंग उसको उस वक्त याद नहीं आती जब वो डिग्री में दाखिला लेता है। वो कहते हैं आप जिसमें भी MA करो, खैरा करना तो घर का कारोबार ही है ना। ये कैरियर काउंसलिंग मैट्रिक की सतह पे होनी चाहिए कि आपने आगे कौन सी फील्ड, वो एक सीट तय कर रहे हैं ना, अगर आपने बनना नहीं, आपकी फ्यूचर नहीं है उसमें। तो यही बड़ा मसला है ना कि आप कुछ भी कर लें, आपको खानदानी कारोबार पे जाना पड़ता है। कसाई का बच्चा डॉक्टर भी बन के वो कसाब के ठेके पे बैठे तो कैरियर काउंसलिंग जो है बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी, और एजुकेशन सिस्टम को बनाने के लिए हुकूमत की भी जो तवज्जो है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। जहांगीर, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कई मिनट जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज बट आपको खुशामदीद कहता है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अब आज के भाव की तरफ। आज की रेट लिस्ट जो निकाली जाती है मार्केट कमेटी की जानिब से, उसके तहत फ्रूट्स के, सब्जी के और चिकन के, गोश्त के, मटन के, अंडों के क्या रेट्स होंगे, ये जानना बड़ा जरूरी इस वजह से है क्योंकि आपको रोजाना की बुनियादों पर या हफ्तावार कोई ना कोई ग्रोसरी करनी होती है अपने घर के लिए। तो अगर हो सकता है कि आज आपका ग्रोसरी का दिन हो, क्योंकि दिसंबर जो है वो चल चुका है और दिसंबर के स्टार्टिंग में ही आपको ग्रोसरी करने के लिए जाना पड़ सकता है, तो आप फुली इक्विप्ड होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आज की रेट लिस्ट के मुताबिक प्राइसेस जो हैं वो इन तमाम चीज़ों की, अशया खुर्दनोश की क्या रहने वाली हैं। तो आज की कीमतें जानते हैं हमारे सेगमेंट आज के भाव में। हमारे साथ फसी नकवी मौजूद हैं जो कि हमें अपडेट करेंगे आज की कीमतों के हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज मंगल की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है और ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है वो 25 रुपये सस्ता होकर 442 से 417 रुपये हो गया। आलू अपनी साबका कीमत पर कायम है, 94 रुपये फी किलो है। प्याज 10 रुपये सस्ता होकर 148 से 138 रुपये हो गया है। टमाटर अपनी साबका कीमत पर बरकरार है, 148 रुपये किलो है। अदरक चाइना 25 रुपये सस्ता होकर 390 से 365 रुपये हो गया। लहसुन चाइना अपनी साबका कीमत पर कायम है, 670 रुपये है। लीमू चाइना अपनी साबका कीमत पर कायम है, 60 रुपये है। सब्जी मिर्च अपनी साबका कीमत पर कायम है, 90 रुपये है। बंद गोभी 10 रुपये कमी के बाद 75 से 65 रुपये होगी। फूल गोभी 5 रुपये इजाफे के बाद 70 से 75 रुपये होगी। घिया कद्दू 85 रुपये है। शलजम 40 रुपये। इसी तरह खीरे 25 रुपये कमी के बाद 80 से 55 रुपये हो गए हैं। और इसी तरह जो है वो गाजर 5 रुपये इजाफे के बाद 65 से 70 रुपये हो गई है। करेला 30 रुपये सस्ता होकर 135 से 105 रुपये हो गया है। बैंगन जो है वो अपनी साबका कीमत पर कायम है, 55 रुपये फी किलो है। टिंडी 5 रुपये कमी के बाद 60 से 55 रुपये होगी। पालक 30, मेथी 85, मूली 32, धनिया 55, शिमला मिर्च 85, शिमला मिर्च 155 रुपये फी किलो पर दस्तियाब है। फलों की तरफ देखा जाए तो सेब काला किलो 5 रुपये कमी के बाद 245 से 240 रुपये हो गया है। केला 5 रुपये कमी के बाद 125 से 120 रुपये हो गया। नार कंदारी अपनी साबका कीमत पर कायम है, 360 रुपये है। और इसी तरह अमरूद 70, अंगूर टाफी 280, अंगूर सुंदरखानी जो है बगैर दो बदल के 310 रुपये है। और अनार पताना जो है वो 490 रुपये फी किलो के ऊपर कायम है। देखा जाए तो फल और सब्जियों की कीमतों में रद्दोबदल रिकॉर्ड हुआ है और जबकि जो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त है वो सस्ता हुआ है। जी जी, फसी नकवी हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे आज की कीमतों के हवाले से, आज के भाव के हवाले से। बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं, बड़े ही खास गेस्ट होते हैं जिनका तारुफ मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स कंसल्टेंसी के हवाले से, उनकी काउंसलिंग के हवाले से, उनको काउंसिल क्यों नहीं किया जा सकता। आपने आगे चलकर क्या करना है ये आपको आज तय करना होगा, क्योंकि आज अगर आप तय करेंगे, अगर आप इंटर में हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप मास्टर्स कर रहे हैं, साल 2 साल 3 साल बाद आपकी डिग्री जब खत्म होगी, देन व्हाट,
आपने कहाँ जाना है, कौन सी फील्ड को चुनना है, आया कि आपने मुल्क पाकिस्तान को ही सर्व करना है या आपने किसी और कंट्री की तरफ मूव करने का इरादा रखते हैं या मजीद हायर स्टडीज़ के लिए आप बाहर जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको किस तरह से काउंसिल किया जा सकता है। ये कंसल्टेंसी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी हवाले से आज हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनका तारुफ मैं आपको करवा देता हूँ। हमारे साथ रॉयल कंसल्टेंट से उनके नुमाइंदगान हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। बराजमान है हमारे साथ अली रजा साहब जो कि ब्रांच मैनेजर हैं रॉयल कंसल्टेंट्स के। सर आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, खैरियत से? इनके साथ हमारे साथ तशरीफ रखती हैं नादिया नजीर जो कि स्टूडेंट्स काउंसलर हैं रॉयल कंसल्टेंट्स की। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे अली रजा साहब आप ये बताएगा कि रॉयल कंसल्टेंट्स जो है वो किस तरह से काउंसिल करता है स्टूडेंट्स को। सबसे पहले तो मुझे बता देना है कौन कौन से मुल्कों के लिए आप जो है वो वीज़ा का और बच्चों के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर वहाँ पर उनको गाइड करते हैं, और रॉयल कंसल्टेंट्स जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रॉयल कंसल्टेंट के प्रोसेस के बारे में और कंट्रीज़ के बारे में। जी। तो उनमें आपको हमारे पास काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जिनमें आपको यूके के लिए क्योंकि काफ़ी सारा फ़्लो है इस वक्त यूके की स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा फ़्लो है। उसके साथ साथ हम यूएसए को, जर्मनी को, कनाडा, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको डील कर रहे हैं रॉयल कंसल्टेंट से। अच्छा, यूरोपियन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री? यूरोपियन कंट्रीज़ में हम जर्मनी को कर रहे हैं, साइप्रस को, इसके अलावा आपको हंगरी में ऑप्शन मिल सकते हैं। इन कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। और क्या सक्सेस रेट है, क्या मतलब क्या क्राइटेरिया होता है, कितने चांसेस होते हैं कि दैट द स्टूडेंट विल डेफिनेटली गेट द वीज़ा? इसमें यह है कि स्टूडेंट की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए और उसके ऊपर 100% कह सकते हैं आपके वीज़ा मिल जाता है। अच्छा। और उस पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट अपना आगे जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे उसकी फील्ड से रेलिवेंट, तो स्टूडेंट अपनी फील्ड से रेलिवेंट अपने कोर्सेज चूज़ करे और उसके बाद आगे जो उसका प्रोसेस होगा वो इंशाल्लाह स्मूथली हो जाएगा। ठीक है, रॉयल कंसल्टेंट्स जो है वो किस तरीके से काम करता है इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो नादिया आप मुझे बताइएगा कि अगर हम बात करें बाहर मूव होने के हवाले से तो बड़ा ज़रूरी है। हमारे मुल्क के दो कमाऊ पूत हैं, दो सेक्टर कमाऊ पूत हैं। एक हमारी एक्सपोर्ट सेक्टर है जो कि बाहर से डॉलर लेके आता है, और दूसरा हमारा फॉरेन रेमिटेंस है क्योंकि हमें बाहर से पैसा आता है। दिस इज द ओनली टू सोर्सेज के जिसके जरिए हम डॉलर्स जो है अपने मुल्क के अंदर लेके आ सकते हैं। देन द मुल्क जो हमारी कंट्री है दैट विल बिकम इवन मोर स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी। तो आप ये बताइएगा कि किस तरीके से आप गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स आपसे किस तरह से, क्योंकि आप डायरेक्टली स्टूडेंट्स को कंसल्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या क्राइटेरिया होता है? हम सबसे पहले स्टूडेंट की काउंसलिंग करते हैं, स्टूडेंट को बताते हैं कि आपको जो है वो इस कंट्री में क्यों मूव करना चाहिए। ठीक है, हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक, और वहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो उनको गाइड करते हैं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से कंप्लीट करना है और आपको कौन कौन से एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। ठीक है, देन हम स्टूडेंट्स को जो है वो स्टूडेंट के बिहाफ पे जो है वो उनकी एप्लीकेशन को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर लेने के बाद हम स्टूडेंट को प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपने कैसे यूनिवर्सिटी को फी ट्रांसफर करनी होती है। देन हम स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, स्टूडेंट को हम बताते हैं कि आपने इंटरव्यू में किस तरह अपीयर होना है, किस तरह अपने आप को आपने सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही इंटरव्यू है। तो उसके लिए किस तरह तैयार होता है स्टूडेंट? हम स्टूडेंट के प्रॉपर मॉक सेशन लेते हैं, हम स्टूडेंट को खुद प्रिपेयर करवाते हैं कि आपने इंटरव्यू में किस तरह प्रिपेयर होना है, उनकी प्रॉपर तैयारी करवाते हैं, और हम प्रॉपर अपना एजुकेशनल। जी अच्छा, मुझे बताइएगा जो स्टूडेंट आप जिसको तैयार कर रहे होते हैं उसके इंटरव्यू के लिए, उसकी मॉक एक्सरसाइजेज जो होती हैं उसमें क्वेश्चंस जो आप करते हैं, कितना सक्सेस रेट है? ऐसा तो नहीं होता कि स्टूडेंट आपके सामने बड़ा कॉन्फिडेंट है, आप वहां जाके अगर बैठे तो वो कॉन्फिडेंस? बिल्कुल नहीं, हम स्टूडेंट को प्रॉपर तैयार करते हैं। ठीक है, हम उनसे ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स जो है वो उनके मॉक सेशन कंडक्ट करवाते हैं। देन जब स्टूडेंट फुली प्रिपेयर हो देन हम उनको यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो करवाते हैं उसका इंटरव्यू। अच्छा लिजा साहब, ये मुझे बताएगा कि स्टूडेंट जो है ना कई दफ़ा होते आपके सामने बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन द मोमेंट दे गो इनटू द फील्ड या उनके सामने जाते हैं जब वो रियल इंटरव्यू में, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो कोलैप्स कर जाता है। बिल्कुल। तो इट हैपेंस, दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसका कॉन्फिडेंस होता नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि उसका एम्बियंस क्या है। जब वो वहाँ बैठते हैं, वहाँ पर वो रियल बंदा बैठा होता है, तो वो जब सारी चीज़ें देखते हैं तो कॉन्फिडेंस शेक होता है थोड़ा सा। क्या ऐसा होता है हमारे? बिल्कुल ऐसा होता है। समटाइम इस तरह से है कि क्योंकि हमारा एक्सेंट और हमारे बोलने का जो यानी हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, और स्टूडेंट जब इंग्लिश बोलता है हमारे साथ हमारे लहजे में बोलेगा
तो उसके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन जब वो ब्रिटिश किसी के साथ बोलेगा या किसी अमेरिकन के साथ बोलेगा तो डेफिनेटली उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कोलैप्स कर जाता है। ऑब्वियसली उसके साथ साथ उसको समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अल्फाज की अदायगी होती है। हम उससे इंग्लिश में बात करेंगे, हमारा इंग्लिश, तो इसमें मेरे ख्याल में जो कंसल्टेंट्स होते हैं, मुझे लगता है दिस इज अ वेरी की थिंग कि हमें कोई अगर स्टूडेंट्स को काउंसल करना चाहिए तो उनके साथ जो इंटरव्यू सेशन, खास तौर पर इंटरव्यू सेशन के बारे में बात करें तो उसमें हम कोई ऐसा ब्रिटिश बिठाएं या ब्रिटिश एक्सेंट वाला बिठाएं जो उनके साथ ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर बात करे, सो दे विल रियली गेट टू नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। जी बिल्कुल इसी तरह से है और 100% ठीक है आपकी जो बात है, उसमें इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से रॉयल कंसल्टेंट में हो रहा है हमारे ऑफिस में, कि हम स्टूडेंट की प्रिपरेशन करवाते हैं और हमारे जो ट्रेनर हैं जो बच्चों को IELTS PTE की ट्रेनिंग करवाते हैं वही बच्चों को मॉक सेशन करवाते हैं। अच्छा। और उसमें उनके लिए बेनिफिट ये हो जाता है कि जो रॉयल कंसल्टेंट में टीच कर रहे हैं बच्चों को IELTS PTE के लिए वो खुद ब्रिटिश डिग्री ले चुके हैं वहाँ से। तो जो एक बंदे के पास नॉलेज है अपना वहाँ का, UK का या USA का या किसी भी अब्रॉड कंट्री का, तो उसके लिए बच्चे को गाइड करना, उसको इन्फॉर्म करना, उसके बारे में सारी चीज़ों के बारे में उसको बताना वो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है और बच्चे के लिए अंडरस्टैंड करना और उस कॉन्फिडेंस लेवल को लेके। मैंने ऐसे नादिया हजारों लोग देखे हैं, जो स्टूडेंट्स खासतौर पर देखे हैं, जो कि बाहर जाते हैं अपनी आला तालीम हासिल करने के बाद जब वो वापस मुल्क में आके सर्व करते हैं तो दे कैन सर्व इवन मोर बेटर, वो बहुत अच्छा सर्व करते हैं। तो ऐसे करोड़ केसेस मेरे सामने, नॉट एवरी टाइम इट हैपेंस कि बच्चा पढ़ने के लिए बाहर गया बाद में उसके बाद बाहर ही सेटल हो गया, समटाइम्स इट हैपेंस, लेकिन जो पढ़ाई के लिए जाएगा ना वो वापस जरूर आएगा। चांसेस आर कि वो वापस आके वो सारा कुछ पढ़ा हुआ यहाँ पे अप्लाई करेगा और वो अपना बिजनेस चलाएगा, उसका बिजनेस बाकी लोगों से डिफरेंट होगा। तो ऐसी कोई मिसाल आपके सामने है जो रॉयल कंसल्टेंट्स के थ्रू बाहर गया हो, वहां से अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद बाहर वापस आया हो, वो आपसे आके वापस कांटेक्ट में भी आया हो? जी बिल्कुल ऐसा है। लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स ने वो उन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया, देन वो पाकिस्तान आए हैं, अपना जो है वो यहाँ पे सेटअप उन्होंने रन किया है और प्रॉपर जो है वो अपने मुल्क के लिए जो है वो। अच्छा, मुझे बताएगा कि ऐसे स्टूडेंट्स को आपको जो है ना, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए एज ए मोटिवेशन भी उनको दावत देनी चाहिए किसी न किसी क्लास के अंदर कि देखिए दिस इज द एग्जाम्पल, देखिए ये हमारे स्टूडेंट थे जो लास्ट ईयर गए थे तो आज देखें पढ़ के आए हैं, आज वो यहाँ पर जो है वो बरसर रोजगार हैं और एक अच्छा रोजगार कमा रहे हैं और एक अच्छी पढ़ाई हासिल करके आए हैं वहाँ से। मुझे लगता है ऐसी एक्सरसाइजेस कभी की हैं आपने या कभी सोचा है इस हवाले से? जी बिल्कुल, हमारा ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट है। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स अब्रॉड मूव कर चुके हैं यहाँ पे जो अभी रिसेंटली अपनी डिग्री कंप्लीट करके आए हुए हैं उन सब के साथ हमारा जो है वो कॉन्टेक्ट है आपका। जी बिल्कुल। तो अलीज़र साहब ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आपके जो कामयाब स्टूडेंट हैं जो वहां पर पढ़ के वापस आए हैं तो उनको एज एग्जाम्पल शो करना उन स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेट हो जाता है ना। स्टूडेंट को तो मोटिवेशन चाहिए होती है, 50% आपकी, बल्कि 50% ज्यादा मोटिवेशन होती है, बाकी 40-30% आपकी एफर्ट्स होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से है और ये 100% बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी नेसेसरी थिंग कि अगर आप किसी स्टूडेंट को एक सक्सेस स्टोरी बताते हैं या कोई सक्सेस आप दिखाते हैं कि इस बच्चे ने अपनी फील्ड में रहते हुए अपने कोर्स को किया, वहाँ पे अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद वापस आके पाकिस्तान में, चाहे वो लैब टेक्नीशियन के लिए गया था या फिर वो किसी लॉ की डिग्री के लिए गया है, वो बिजनेस के लिए गया है या जिस भी डिग्री के लिए गया है, उसने वापस आके पाकिस्तान में अपनी फील्ड को दोबारा से रन किया है और उसी में अपने आप के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिली हैं, उसको सैलरी पैकेजेस अच्छे मिले हैं और इन सारी चीज़ों में उसको स्टूडेंट को जो ऑलरेडी जा रहे हैं या जा चुके हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रह जाती है। मेरे ख्याल में एवरीथिंग हैपेंस ट्वाइस इन लाइफ। हर चीज़, एक स्कॉलर ने कहा था कि 2 दफ़ा जिंदगी में होती है, एक दफ़ा आपके माइंड में और दूसरी दफ़ा रियलिटी में। तो माइंड में पहले होना ज़रूरी है, तो माइंड में होगी, आप पहले एक पिक्चर डिज़ाइन कर लेंगे कि मैंने ये काम करना है, देन वो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। जब आप ये पहले ही सोच लेंगे यार मेरे से नहीं हो पाएगा तो फिर मैं कहा आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। एक ड्राइवर थे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा बिल बोर्ड पे ये गाड़ी की कीमत लिखी है, जरा गाड़ी की कीमत पढ़ना क्या है। मैं गाड़ी की कीमत कहते छोड़े कौन सा लेनी है, पहले ही माइंड में सेटल हो गया कि मैं ले ही नहीं सकता तो फिर आपका माइंड उसके लिए एफर्ट भी नहीं करता। तो मेरे ख्याल सबसे ज्यादा स्टूडेंट के लिए जरूरी है, नादिया इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि स्टूडेंट के लिए जरूरी है उसको इस बात पर कन्विंस करना है दैट यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। बिल्कुल, ये कितना जरूरी है क्योंकि कई लोग आपके पास आते होंगे स्टूडेंट्स, 50% को चांसेस होता हो क्या पता मेरा वीजा हो जाए, क्या पता हो जाए, क्या पता ना हो। बिल्कुल, हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो हमें कहते हैं कि कितनी 100% श्योरिटी है कि हमें जो है वो वीजा मिल जाएगा। ठीक है, उनको हम प्रॉपर उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि आप जो है वो इसको विन कर सकते हैं, आपको जस्ट जो है वो थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है। उनको हम भी प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपने जो है वो किस तरह से जो है वो
लेके चलना है चीजों अच्छा, को। काउंसलिंग आपने कहा सबसे पहले हम स्टूडेंट की काउंसलिंग करते काउंसलिंग हैं, करते उसमें काउंसलिंग में आप ये भी जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट एक्चुअली करना क्या चाहता है, जी उसका बिल्कुल, इंटरेस्ट किधर है? स्टूडेंट का इंटरेस्ट कहाँ पे है, स्टूडेंट जो है वो नेक्स्ट आगे जाके जो है वो क्या पढ़ना चाह रहा है, या फिर वो वापस आके अपने कंट्री के लिए क्या करना चाह रहा है। ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और खासतौर पर उस वक्त जरूरी है जब स्टूडेंट बेचारा बिल्कुल ब्लैंक हो और उसके सामने उसका एक डार्क फ्यूचर हो, उसको ना पता हो कि मैंने उसने किस तरफ जाना है, किस तरफ टर्न लेना है, उसकी सक्सेस जो है वो कौन सी फील्ड में ज्यादा हो सकती है, कौन सी फील्ड में चांसेस हैं कि उसकी सक्सेस कम होगी। तो ये तमाम के तमाम पहलू जो हैं वो स्टूडेंट को गाइड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे साथ नादिया मौजूद है, अली रजा मौजूद है। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, स्टूडेंट को मजीद किस तरह से काउंसिल किया जा सकता है, कौन से ऐसे की फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रॉयल कंसल्टेंट्स जो है वो फोकस कर रहा है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और हमारे साथ नादिया नज़ीर मौजूद हैं, उनके साथ साथ अली रजा मौजूद हैं। रॉयल कंसल्टेंट से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि स्टूडेंट की काउंसलिंग किस तरीके से की जा सकती है, उसको किस तरीके से तैयार किया जा सकता है इंटरव्यू के लिए और टेस्ट के लिए। अगर मैं अली रजा सब टेस्ट के हवाले से बात करूं तो कई स्टूडेंट्स ऐसे भी पाए जाते हैं जो आपके पास आते हैं, कहते हैं हम बाहर जाना चाहते हैं, हम बाहर स्टडी करना चाहते हैं, फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन हम टेस्ट नहीं देना चाहते, हम विदाउट टेस्ट जाना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं अगर वो टेस्ट के बगैर जाते हैं, या क्या पॉसिबिलिटी है कि वो टेस्ट के बगैर भी जा सकते हैं? बिल्कुल, इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ तो काफ़ी सारी हैं जिनमें आपको विदाउट एनी टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं। यू जस्ट हैव टू अपेयर वंस इन द इंटरव्यू विद द यूनिवर्सिटी एंड देन यू कैन गेट द एडमिशन। और इसमें होता इस तरह से है कि प्रॉब्लम जिस तरह से आपने बात की है, तो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए ये आ सकती है कि क्योंकि हमारी, जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि नेटिव लैंग्वेज जो हमारी है वो उर्दू है, और यहाँ पे हमारा कल्चर जो है वो इस तरह का नहीं है कि हम यहाँ पे किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकें इंग्लिश में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती, फिर हम एक न्यू कल्चर में, न्यू इन्वायरमेंट में बच्चे को भेज रहे हैं और स्टूडेंट्स को इस चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है कि वहाँ पे जाके उसको किस किस तरह के जो है टास्क मिल सकते हैं जो उसके लिए मुश्किल हो सकता है जिनको डील करना। तो फिर उसके लिए स्टूडेंट को ज़्यादा बेहतर ये है, हम रॉयल कंसल्टेंट यही गाइड करता है ज़्यादा बच्चों को कि जितना हो सके उतना ज़्यादा आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करें, अपनी लिसनिंग पे, अपनी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग पे। उसके लिए हम स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं और रॉयल कंसल्टेंट में हम क्लास भी दिलवाते हैं बच्चों को। अगर स्टूडेंट आइल्स करना चाहें, आइल्स के लिए क्लास लेते हैं। अगर कोई पीटीई करना चाहता है तो उसको पीटीई के लिए क्लास देते हैं। अच्छा, पीटीई है, आइल्स है, ईसोल भी होता है एक मेरे ख्याल में। इसके अलावा एक लैंग्वेज सर्च टेस्ट होता है। अच्छा। उसके अलावा ये ऑक्सफोर्ड टेस्ट होता है और टॉफल टेस्ट होता है। तो इनमें ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं और ग्लोबली एक्सेप्ट होते हैं उनमें आइल्स, पीटीई और टॉफल हैं, जो कि ज़्यादा ग्लोबली एक्सेप्ट होते हैं, हर यूनिवर्सिटी में, हर कंट्री में एक्सेप्ट हो जाते हैं। अच्छा नादी, मुझे बताएगा कि आपके पास ज़्यादा रेशो किस कंट्री के लिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स की आती है? ज़्यादा जो ज़्यादा रेशियो है वो यूके के लिए। अच्छा। क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है वो पता नहीं है चीज़ों का। वीज़ा रेशियो जो है वो 100% है, ठीक है, यूके की। तो स्टूडेंट्स जो है वो मूव करना चाहते हैं यूके में, लेकिन अब मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो यूएसए की तरफ आ रहे हैं। तो हम यूएसए को भी प्रॉपर जो है हमारे पास जो डाटा है वो यूएसए का भी ज़्यादा आ रहा है। और यूरोप कंट्रीज में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जाना चाह रहे हैं, लाइक जैसे साइप्रस है, हंगरी है। लोग इन कंट्रीज की तरफ भी अब मूव करना चाह रहे हैं। अच्छा, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अगर बात करें तो फ्रांस और स्पेन भी है, इटली भी है। तो फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, उनके लिए भी आते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वहां पे भी अच्छे तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं। तो मेरे को, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि ज्यादातर जो रेट है वो यूएसए के लिए है और यूके के लिए। और यूएसए में चांसेस कितने होते हैं स्टूडेंट के लिए? एक स्टूडेंट को देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, यूएसए में जो है वो आप कह लें कि आपको प्रॉपर एक आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। आपका आइल्स होना चाहिए, ठीक है। आप विदाउट लैंग्वेज, एक तो पहली शर्त हो गई आइल्स की। जी बिल्कुल, आप यूएसए में जो है वो विदाउट आइल्स मूव ही नहीं कर सकते, ठीक है। और सेकंड है एम्बेसी इंटरव्यू। हम स्टूडेंट को प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपने एम्बेसी इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर होना है, आपने वहां पे अपने आप को कैसे तैयार करना है, वहां पे आपने कैसे अपीयर होना है इंटरव्यू में। यूएसए में जो है वो यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू नहीं देती, यूएसए में एम्बेसी इंटरव्यू होता है, जिसके लिए बच्चे को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, सिर्फ केस यूएसए के साथ है? जी बिल्कुल, ये यूके में नहीं है, किसी बाकी कंट्री में? नो, ये जस्ट यूएसए में है।
अच्छा अच्छा अच्छा, यानी यूनिवर्सिटी जो तालीमी इदारा है वो बच्चे का इंटरव्यू नहीं करेगा, बल्कि एम्बेसी खुद करती है। एम्बेसी खुद इंटरव्यू कर रही है। अच्छा अच्छा, तो ये कितना चैलेंजिंग होता है, बच्चा ज्यादा घबरा नहीं जाता उससे? असल में यूएसए के अंदर हमेशा से 50-50 चांस रहे हैं इसके एप्लीकेशन सक्सेस के, क्योंकि यूएसए के अंदर हर प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं होता, बहुत सारा गैप। स्टडीज भी काफी महंगी है वहाँ पर। स्टडीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इकोनॉमिकल ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, लेकिन क्योंकि हमारी मार्केट में पाकिस्तान में इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, I'm सॉरी, कि जो यूएसए को या अदर कंट्रीज़ को ज़्यादा काम उनके ऊपर करते हों, वो ज़्यादा फोकस हमारा है यूके के लिए। तो अच्छा, जब हम लोग मैं जब था उस एज में, तो मेरे अंदर भी एक ख्वाहिश थी कि मैं आइल्स करूं, देन आई गो फॉर द स्टडीज इन द यूके, एंड आई वाज प्लानिंग फॉर दैट। लेकिन फिर आपको पता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, आप उसको करते करते अधूरा छोड़ देते हैं। तो अगर उस वक्त कर रहे थे तो उस वक्त ये भी बताया जाता था कि वहाँ पर आप जाकर 8 घंटे जॉब भी कर सकते हैं या 4 घंटे आपको नौकरी करने को भी मिल जाएगा, वर्किंग आवर्स भी आपके होंगे। तो वुड दैट बी पॉसिबल कि एक स्टूडेंट जो जाना चाह रहा है उसके लिए स्टडीज की अपॉर्चुनिटी के साथ साथ उसको काम करने को भी मिल जाएगा? वर्किंग आवर्स के अंदर आपको मिलता है, उसमें आपको हर कंट्री 20 आवर्स पर वीक अलाउ करती है कि आप जॉब कर सकते हैं और अपनी लिविंग को, अपनी अकोमोडेशन को और अपने खाने पीने को, ट्रैवल कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है, हर कंट्री के अंदर मिल जाता है आपको, और स्टूडेंट्स अवेल करते हैं उसको डेफिनेटली। ऑब्वियसली इसमें नादिया ये बताएगा कि इसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो जाती होगी। अगर 20 आवर्स पर वीक अगर आप काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट स्टूडेंट वुड बी पॉसिबल, इट वुड बी पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर सम मनी, कि वो पैसा जमा करके अपनी फीस भी अदा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स है वो अपनी फीस जो है वो खुद ही पे करते हैं, अपना वहाँ पे प्रॉपर काम करते हैं। वीक में 20 आवर्स पर वीक उनको अलाउ किया जाता है, देन वो प्रॉपर अपना काम करते हैं और अपनी इनकम को आप कह लें इंक्रीज करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी की फी जो है वो खुद पे करते हैं। और कितनी देर तक के लिए स्टूडेंट जो है वहाँ तक रह सकता है? मतलब 2 सेमेस्टर्स के लिए, 3 सेमेस्टर के लिए, देन ही हैव टू कम बैक वंस अगर स्टूडेंट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए गया है, ठीक है, स्टूडेंट जो है वो 3 से 4 इयर्स वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, ठीक है। उनको 1 ईयर का जो है वो वीज़ा मिलता है, स्टडी वीज़ा, देन उनको 2 ईयर का PSW भी मिलता है। तो स्टूडेंट जो है वो उस वीज़े को एक्सटेंड करवा सकता है, उसकी कैटेगरी चेंज करवा सकते हैं वहाँ। अच्छा, उसको वापस आना पड़ता है? अगर 1 साल का वीज़ा मिलता है तो उसको वापस आके फिर दोबारा जाना पड़ता है या वहाँ बैठे बैठे वहीं पे जो है वो अपना वीज़े को एक्सटेंड करवा सकते हैं? ठीक है, ठीक है। अलीजा साहब ये बताइएगा कि वीज़ा एक्सटेंशन में कितने चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा एक्सटेंड ना भी हो? इसमें ये होता है कि 2 चीज़ें हैं। अगर तो स्टूडेंट अपने रोड को और अपने पाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए अपनी फील्ड में ही आगे जाता है, तो फिर तो उसके लिए डेफिनेटली ऑप्शंस भी होंगे और वो अपने वीज़ा को एक्सटेंड भी कर सकता है। उसमें होता इस तरह से है कि स्टूडेंट ने जो भी अपनी स्टडीज़ की हैं, लेट से उसने अगर अपना यहाँ से पाकिस्तान से उसने BBA किया है और वहाँ पे वो मार्केटिंग के लिए चला गया, MS के लिए या मास्टर्स के लिए अपना मार्केटिंग में अप्लाई करता पड़ता है। मार्केटिंग में अप्लाई करने के बाद 1 साल की डिग्री कंप्लीट करते हैं बच्चे, और 1 साल की या 2 साल की डिग्री के बाद उनको गवर्नमेंट की तरफ से 2 इयर्स तक स्टे करने के राइट्स मिलते हैं, जिसको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कहते हैं। और उस पोस्ट स्टडी वर्क में बच्चे ने अपनी फील्ड से रेलिवेंट जॉब करनी होती है। अब अगर आप फील्ड से रेलिवेंट जॉब करते हैं तो उसके बाद अपने वीज़ा को एक्सटेंड करवाने में आपको वो चीज़ हेल्प करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको एक वाइट कॉलर जॉब मिलेगी वहाँ पे, तो वाइट कॉलर जॉब का बेनिफिट आपको ये हो जाता है कि वहाँ पे आप अपने वीज़ा को किसी अदर स्पॉन्सरशिप के ऊपर स्विच कर सकते हैं या किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर आप काम कर सकते हैं, देन उसके बाद अपने वीज़ा को स्विच कर सकते हैं उसके ऊपर स्पॉन्सरशिप पे। अब ये हो जाता है कि स्टूडेंट क्योंकि जब तक उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलेगी, जब तक उनकी प्रॉपर काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग नहीं होगी, तो उस वक्त तक उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो वहाँ जाके अपने सारी चीज़ों को खुद से मैनेज कर सकें। यहाँ से पाकिस्तान से एक उनका विजन होगा, एक उनको प्रॉपर रोड मैप मिला होगा, देन ही वो आगे अपना लेके चल सकते हैं एडमिशन को भी और अपनी जॉब वगैरह को भी। यानी आप ये रिकमेंड करते हैं हर उस स्टूडेंट को जो आपको अप्रोच करता है रॉयल कंसल्टेंट्स को, कि वो पूरा का पूरा रोड मैप अपने माइंड में तैयार करके देन इस जर्नी को स्टार्ट करें? बिल्कुल। ऐसा ना हो कि अभी 1 साल देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद वहां पहुंच के देखेंगे क्या करना है, ऐसा ना हो, मतलब ब्लैंक ना हो। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप यहाँ से सिर्फ इस कह लें कि अप्रोच के साथ जाते हैं कि मैं यहाँ से अपना सिर्फ यहाँ से वीज़ा ले लूँ और वीज़ा लेने के बाद वहाँ जाके देख लूँगा, तो वहाँ जाके फिर प्रॉब्लम्स बच्चों के लिए होती हैं।
समटाइम इस तरह हो जाता है कि बच्चों को वापस पाकिस्तान आना पड़ता है, उनसे चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे उन चीज़ों की हमें आदत नहीं है कि यहाँ पे तो आपको सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, मंच बना के दे देती हैं, बहनें बना के दे देती हैं, लेकिन वहाँ पे आपको खुद से करना पड़ता है सारी चीज़ों को। तो अगर यहाँ से ही आप एक अपना, जिस तरह मैंने बताया कि आप रोड मैप बना के नहीं जाएंगे तो वहाँ जाके डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी और बच्चे फिर वापस भी आते हैं। अच्छा, अकोमोडेशन के वाले से बात करें नादिया, तो ये अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी ऑफर करती है या बच्चे को सेपरेट लेना पड़ता है? यूनिवर्सिटीज भी ऑफर करती हैं, अदरवाइज जो स्टूडेंट्स हैं वो आप कह लें कंबाइन जाते हैं, लाइक 2 से 3 फ्रेंड्स अगर मिलके जाते हैं वो अपनी अकोमोडेशन जो है वो आउट ऑफ यूनिवर्सिटी भी अरेंज कर लेते हैं। अच्छा, यानी 3-4 स्टूडेंट्स मिलके काइंड ऑफ हॉस्टल? जी बिल्कुल, वो अपनी अकोमोडेशन को अरेंज कर लेते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो खुद भी अपनी अकोमोडेशन जो है वो देती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, वो अकोमोडेशन जो है वो फिर फीस के अंदर ही अली साहब आती है? नहीं, इसमें यूनिवर्सिटी की फ़ी सेपरेट होती है। यूनिवर्सिटी की फ़ी आपने यूनिवर्सिटी को देनी है। अकोमोडेशन के लिए आप पाकिस्तान से पे कर जाएं तो वो भी बेहतर है, और अगर आप वहाँ जाके पे करना चाहें तो वो भी बेहतर है। अच्छा, जैसे हम एक B2P वीजा होता है उसके लिए अप्लाई करते हैं तो यू हैव टू शो योर बैंक स्टेटमेंट एंड ऑल दैट। स्टूडेंट के लिए मेरे ख्याल में ये कंडीशन तो नहीं होती, उसका बैंक स्टेटमेंट की जरूरत तो नहीं होती? बिल्कुल, बैंक स्टेटमेंट तो ज़रूरी है। जरूरी होती है? हाँ जी, क्योंकि उसमें आपको यूनिवर्सिटी को बताना होता है, एम्बेसी को बताना होता है कि दैट यू हैव द सफिशिएंट फंड्स टू मेंटेन योर लिविंग कॉस्ट एंड रिमेनिंग फीस। तो उसके लिए स्टूडेंट को डेफिनेटली बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है, और डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किस कंट्री में जा रहे हैं, और उसमें आपकी क्या रिमेनिंग फ़ीस कितनी रह जाती है, आपकी लिविंग कॉस्ट क्या आ रही है। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए स्टूडेंट को पाकिस्तान से अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट की अपनी होनी चाहिए या उसके पेरेंट्स की भी, उनके गाइडेंस की? हाँ जी, इसमें यही चीज़ होती है कि हम ज़्यादा वैसे तो स्टूडेंट्स को ये इनकरेज करते हैं कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट खुद से मैनेज करें, अपने नाम पे आपके अपने अकाउंट में होनी चाहिए, अदरवाइज दे कैन मैनेज इन द पेरेंट्स अकाउंट। पेरेंट्स अकाउंट में भी हो सकती है और स्टूडेंट के अपने अकाउंट में भी हो सकती है, लेकिन हाईली रिकमेंडेड में खबर ना दिया ये होता है कि स्टूडेंट की अपनी हो तो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बिकॉज ही विल बी एबल टू पे हिज जो उसकी फीस और ड्यूज होते हैं। तो इसमें बच्चों को गाइड करने की कितनी ज़रूरत है? जो बच्चे जाना चाहते हैं, बाहर तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके ऊपर रिसोर्सेज भी हैं, उनके पेरेंट्स अफोर्ड भी करते हैं, बट दे हैव नेवर बिन टू एनी कंट्री, वो किसी कंट्री में आज तक गए नहीं हैं, तो उनके लिए कितना मुश्किल होता है वहां पर जाके मैनेज करना चीज़ों को? इस पर भी गुफ्तगू करना चाहूँगा, क्योंकि वो बिल्कुल नए होते हैं, उनके लिए वो मुल्क बिल्कुल नया होता है, माहौल बिल्कुल नया होता है, एम्बियंस बिल्कुल नया होता है, तो उसके अंदर मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, कितना चैलेंजिंग होता है। उसमें जो कंसल्टेंट्स कंपनीज होती हैं, सर रॉयल कंसल्टेंट्स है, वो किस तरीके से किरदार अदा करता है, इस पर भी मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज बट आपको खुशामदीद कहता है। हमारे साथ नादिया नज़ीर मौजूद हैं, अली रजा मौजूद हैं, रॉयल कंसल्टेंट से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो कि बाहर मूव होना चाहते हैं फॉर द फर्दर स्टडीज़ और वहाँ से पढ़ाई लिखाई करने के बाद वापस मुल्क आते हैं, फिर आकर यहाँ पर सर्व करते हैं, और किस तरीके से वो पॉलिश्ड हो चुके होते हैं, स्किल्ड हो चुके होते हैं, उनकी क्रेडेंशियल्स जो किस हद तक मजबूत हो गई होती हैं कि वो वहाँ से पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब यहाँ पर सर्व करते हैं तो वो अपना बेहतरीन वर्जन होते हैं। तो उस बेहतरीन वर्जन को बनने के लिए भी 3-4 साल का अरसा लगता है। वहां पर उनको बहुत कुछ, जिस तरह से भी अली साहब बता रहे थे कि वहां पर उनको कुक भी खुद करना पड़ता है। हमारी यहाँ पर लग्जरी लाइफ है, यहाँ पर आपको जो है वो घर वाले पका कर दे देते हैं, वहां पर आपको पकाना भी खुद पड़ता है, कमाना भी खुद पड़ता है, हर चीज आपको अपने आप करनी पड़ती है। तो आप कितने ट्रेंड हो जाते हैं, इस पर मैं गुफ्तगू करूंगा। अली साहब ये बताएगा कि एक स्टूडेंट जो होता है वो वहां जाता है, जब पढ़ लिख के वापस आता है, वो सिर्फ स्किल्स के तौर पर या एजुकेशन के तौर पर वो स्किल्ड नहीं हो गया होता, बिल्कुल कामयाब नहीं हो गया होता, बल्कि इसके साथ साथ उसको रहन सहन के तरीकाकार भी आ जाते हैं जी। उसको पता है मैंने खाना किस तरह बनाना है, उसको पता है मैं अकेला कैसे जिंदगी गुजार सकता हूं। तो ये बहुत जरूरी होता है, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते। उन 4 सालों में आप ये सीख के आते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब अपना ख्याल आप खुद रख सकते हैं, आपके सामने पूरी जिंदगी है। अब अगर खुदा ना खासा आप अकेले भी हैं तो आप बड़ा अच्छा गुजारा कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक इंडिपेंडेंट होना सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है स्टूडेंट की वापस आकर। बिल्कुल इसी तरह से है कि आपको सभी चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाता है कि अगर आपको खुद से सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, लेट्स सपोज अगर आपको दोबारा से किसी अदर कंट्री में मूव करना पड़ जाता है, तो वहाँ पे रह के आपने किस तरह से अपनी सारी चीज़ों को, अपनी जॉब को, अपनी स्टडीज़ को, अपने खाने पीने को, अपनी लॉन्ड्री को, इन सभी चीज़ों को आपने किस तरह से मैनेज करना है। क्योंकि आपको जिस तरह से पहले भी हम बात कर चुके हैं कि सारी चीज़ें स्टूडेंट जब खुद कर लेते हैं और एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार लेते हैं
तो फिर स्टार्ट में हर किसी के लिए हर्डल्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमें आदत नहीं है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पे तो आदत नहीं होती, लेकिन स्टार्ट में सभी इसको हर्डल्स आते हैं कि खाना बनाना कैसे है, चीज़ें किस तरह से लेनी है, ग्रॉसरी किस तरह से करनी है, लॉन्ड्री का करना है, जॉब करनी है, फिर अपना साथ अपनी यूनिवर्सिटी को, अपनी स्टडीज़ को भी देखना है। तो स्टार्ट में स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी हर्डल्स आती हैं, लेकिन बाद में सभी यूज टू हो जाते हैं इन चीज़ों के। बिल्कुल यूज टू हो जाते हैं, और ये एक बड़ी अचीवमेंट होती है कि जब बच्चा जो है वो पढ़ लिख के वापस आता है तो वो बड़ा फुली इक्विप्ड होता है अपनी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो ज़िंदगी में आ जाता है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं होती कि आप सिर्फ डिग्री लेके वापस आ गए, आपके डिसिप्लिन सीख के आते हैं। जिस तरह से अभी अलीरज़ा साहब ने बताया कि लॉन्ड्री से लेके, खाने पीने से लेके, हर चीज़ आपको खुद मैनेज करनी होती है, और 3-3, 4-4 चीज़ें आप एक दिन के अंदर मैनेज कर रहे होते हैं। आपने अपनी स्टडी भी देखनी है, आपने अपना काम भी देखना है, आपने घर के मामला भी देखने हैं, फिर पेट भी भरना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टूडेंट को काउंसिल करना, उसको रेडी करना इस चीज़ के लिए कितना तैयार होता है कि वो आपके पास अगर आया है तो वो इस माइंड सेट के साथ आया कि वो ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। ये आप बताती हैं उनको कि उनको बताना पड़ता है कि स्टूडेंट्स को ऑलरेडी, कुछ स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है कुछ स्टूडेंट्स को कि आपको ये हर्डल्स फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आइडिया हो चुका होता है कि हमें वहां पे जाके जो है वो खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे बता दीजिएगा कि टेस्ट का ओवरव्यू के हवाले से बात करें तो टेस्ट का स्ट्रक्चर होता क्या है बेसिकली? टेस्ट में जो है वो बेसिकली 4 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अच्छा। स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट को जो है वो इन चीजों में प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ती हैं, देन स्टूडेंट जाके जो है वो टेस्ट में अपीयर होता है, उसको क्लियर कर पाता है। और इसके कितने मार्क्स होते हैं? इसमें जो है वो आप कह लें कि आर्ट्स में स्टूडेंट के मिनिमम मार्क्स जो है वो 6 बैंड होने चाहिए। अच्छा, 6 बैंड होने चाहिए। ओवरऑल बैंड जो है वो 6 होने चाहिए। अच्छा, आउट ऑफ हाउ मेनी? आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 6 होने चाहिए, तो एक्सेप्टेबल है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब नॉर्मली एक्सेप्टेबल 6 होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के कितने आ जाते हैं? रॉयल कंसल्टेंट्स का क्या? मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो 6 को अचीव कर लेते हैं, लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम प्रेफर करते हैं कि स्टूडेंट का आइट्स जो है वो 6.5 तक हो। ओके, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 4 इयर्स की डिग्री के लिए जाना होता है। Okay. तो मोस्टली स्टूडेंट्स वो अचीव कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर किसी स्टूडेंट का आइट्स जो है वो कम है, 5.5 है, देन हम उनको फाउंडेशन ईयर में एंट्री करवा देते हैं स्टूडेंट को। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये इसकी ऑप्शन भी होती है? बिल्कुल, इसकी अच्छा, अलीरज़ा साहब, मैं ये थोड़ी सी गुफ्तगू और अमेरिका के हवाले से करना चाह रहा हूँ कि अमेरिका में रॉयल कंसल्टेंट्स जो एक्सक्लूसिवली मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए भी कर रहा है, बिकॉज मैंने आज तक जितने भी कंसल्टेंट्स कंपनीज देखी हैं वो या तो यूके के लिए करती हैं या यूरोपियन कंट्रीज को गिनी चुनी उनके लिए करती हैं, लेकिन अमेरिका के लिए बड़े कम जो है वो कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि वाकई में कर रहे होते हैं, एफर्ट्स कर रहे होते हैं। अमेरिका में स्टडी करने के बाद कितने चांसेस होते हैं कि आप वहां पर सेटल भी हो सकते हैं, आपके लिए वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी या वर्क की अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं? असल में इस तरह से है कि जिस तरह हम यूएसए के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो यूएसए में आपको एक तो 2 साल की डिग्री मिलती है, उसके बाद अप टू 3 इयर्स तक का आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है, जिसमें आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं और अपनी फील्ड 3 इयर्स तक, और अपनी फील्ड से रेलिवेंट कोर्स में आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो अपनी फील्ड में रहते हुए आप जॉब करें, उसके बाद अगर आपके जो पॉइंट्स हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको रिक्वायरमेंट्स को आप मीट करते हैं, आपकी एक एनुअल सैलरी, हैंडसम सैलरी होनी चाहिए, वाइट कॉलर जॉब होती है आपकी, तो फिर उसके बाद आप अपने वीज़ा की कैटेगरी को स्विच कर सकते हैं स्पॉन्सर के वीज़ा पे। तो उसके बाद इजी हो जाता है कि आप अपना ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करें। कुछ कैटेगरीज इस तरह की भी हैं जिनमें आपको अप टू 12 मंथ्स तक का वीज़ा मिलता है, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें आपको 3 इयर्स तक का, जिस तरह मैंने बताया, कि वीज़ा मिलता है डिग्री कंप्लीशन के बाद। तो स्टूडेंट वहाँ पे रह के एक अच्छा अपना जॉब ले सकता है। जॉब लेने के बाद अगर वो अपनी जॉब को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद देन दे कैन कम बैक टू द पाकिस्तान, और पाकिस्तान आके भी अपनी फील्ड को आगे परस्यू कर सकते हैं। अच्छा, आपने बताया कि पोस्ट स्टडी वीज़ा होता है जिसमें वो एक्सटेंड करवा सकता है, फिर वो एक्सटेंड करवाता है, फिर उसके बाद 3 साल पूरे करता है, वहाँ पे काम करता है, उसके बाद वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए उसको किसी वकील की ज़रूरत होती है या वो ये अपने आप भी खुद कर सकता है ऑनलाइन? दोनों तरह से हो सकता है कि अगर तो, क्योंकि स्टूडेंट जब आप वहाँ पे एक एनवायरनमेंट के अंदर 2 साल गुजार लेते हैं तो स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी चीज़ों की तो भावना हो जाती है, उनमें इतना ज़्यादा उनके लिए इशू नहीं आता।
और अगर तो आप इन चीज़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा कमांड नहीं है आपकी, तो फिर आप वहाँ पे रह के किसी भी आप लीगल एडवाइज़र को साथ इंगेज कर सकते हैं, और इंगेज करके आप वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरह से मैं अपने वीज़ा की कैटेगरी को स्विच कर सकता हूँ, किस तरह से मैं अपने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। और इसके लिए हम खुद भी सर्विसेज, रॉयल कंसल्टेंट से भी सर्विसेज ले सकते हैं स्टूडेंट, और लेते भी हैं, जिनमें हम उनको सारी चीज़ों के बारे में थ्रू आउट प्रोसेस के बारे में गाइड करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ को आपने किस तरह से करना है। अच्छा, रॉयल कंसल्टेंट्स क्या सक्सेस रेट है फॉर द यूएसए, मतलब आपके जिस तरह मैंने पहले बताया आपको कि इसमें स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू नहीं है, एम्बेसी का इंटरव्यू है, और आपकी अपीयरेंस ही वहाँ पे डिपेंड करती है, सारी चीज़ें वहाँ पे डिपेंड करती हैं कि आपकी अपीयरेंस कैसी है और आपने अपने इंटरव्यू को कितना ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड किया हुआ है। जितना आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, अब यूएसए के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये आ जाती है कि यूएसए के अंदर 50 स्टेट्स आती हैं, और 50 स्टेट्स में हर स्टेट का डिफरेंट लॉ है। अब जितना स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि मैं अगर न्यूयॉर्क जा रहा हूँ तो मैं न्यूयॉर्क में किस तरह के लॉ को फॉलो करते हैं, अगर मैं न्यू जर्सी जा रहा हूँ वहाँ पे किस तरह का लॉ है, अगर मैं कैलिफोर्निया जा रहा हूँ वहाँ पे क्या लॉ है, या जिस भी स्टेट में आप जा रहे हैं, आप शिकागो जाते हैं, आप इलिनॉइस जाते हैं, या जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, वहाँ के लॉ के बारे में आपको पता हो, वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में, उधर वहाँ के वेदर के बारे में आपको सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तो वीज़ा ऑफिसर आपसे किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकता है। आपको हर चीज़ के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, देन उसके बाद अल्लाह खैर करे वीज़ा भी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क के लिए कर रहे हैं, बॉस्टन के लिए कर रहे हैं, मैसाचुसेट्स के लिए कर रहे हैं, तो आपको उस स्टेट की इंफॉर्मेशन सारी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप फुली इक्विप्ड हों। जब आप एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए बैठे हों तो ऐसा ना हो कि आपको कहीं से भी ये जेस्चर जो है वो इंटरव्यू लेने वाले को जाए कि आप जो है बिल्कुल ब्लैंक बैठे हुए हैं। तो मजीद भी इस पर गुफ्तगू करेंगे, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको कुछ आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा साहब, उनके साथ साथ नादिया नज़ीर मौजूद हैं जो कि रॉयल कंसल्टेंट से हैं। हम गाइड करना चाह रहे हैं उन स्टूडेंट्स को जो कि बाहर मूव होना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के फॉर द फर्दर स्टडीज़ जाना चाहते हैं, या अमेरिका जाना चाहते हैं, या यूके जाना चाहते हैं, तो उनको किस तरीके से गाइड किया जा सकता है। एम्बेसी या यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंटरव्यू कंडक्ट होता है, इंटरव्यू में मुमकिना तौर पर क्या क्वेश्चंस जो है पॉसिबली आपको पूछे जा सकते हैं, उसके लिए ट्रेन किया जाता है। तो मुझे अली रज़ा साहब, ये अभी ब्रेक पे मैं सोच रहा था कि जो हर कंसल्टेंट्स जो हैं वो अपने तरीके से स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि कुछ रिक्वायरमेंट कुछ और बता रहे होते हैं, कुछ कंसल्टेंट्स जो रिक्वायरमेंट कुछ और बता रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स के साथ कौन सी रिक्वायरमेंट सबसे बेस्ट होती है, ये स्टूडेंट किस तरह से उसकी जांच पड़ताल कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, और स्टूडेंट इन तमाम चीज़ों को किस तरह से मैनेज करता है? सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है इसमें कि आप जब भी स्टूडेंट्स को हम गाइड करते हैं रॉयल कंसल्टेंट में, तो उनको साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ के लिंक्स शेयर किए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया जाता है कि जो हम आपको रॉयल कंसल्टेंट की तरफ से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको आप यूनिवर्सिटी के साथ टैली कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो रॉयल कंसल्टेंट से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, जो इन्होंने मुझे चीज़ें बताई हैं, जो इन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, आइल्ट्स की, PTE की, या किसी भी चीज़ की उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स मुझे बताई हैं उसमें, और जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उनमें कितनी सिमिलरिटी है। अब जितनी सिमिलरिटी होगी स्टूडेंट के लिए जो कह लें कि अपना डिसीजन टेक करना जो है वो उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए अब हर चीज़ को स्टूडेंट डेफिनेटली गूगल करता है, और गूगल से सारी चीज़ों को चेक करते हैं स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के बारे में गाइड कर आइडिया नहीं होता, उनको रॉयल कंसल्टेंट से खुद से हम उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको खुद से बताते हैं कि आपको किस चीज़ के बारे में क्या चीज़ चाहिए होगी, यूनिवर्सिटी के लिए आपको कितने फंड्स चाहिए होंगे, अगर आप आइल्ट्स कर रहे हैं तो उसमें आपको कितने बैंड्स चाहिए, अगर आपने PTE किया तो उसमें क्या स्कोर रिक्वायर्ड है आपको, और अपनी बैंक स्टेटमेंट को आपने किस तरह से मैनेज करना है, कितने दिन के लिए आपने मैनेज करना है, कितनी पुरानी बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, उसमें आपने फंड्स को किस तरह से मेंटेन करना है। ये सारी चीज़ों के बारे में रॉयल कंसल्टेंट से स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है और उनको वो यूनिवर्सिटी के साथ टैली कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये जो रॉयल कंसल्टेंट्स ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये बेस होती है स्टूडेंट का बनाने के लिए। अगर स्टूडेंट ब्लैंक होगा अपने इंटरव्यू के अंदर, तो मेरे ख्याल में इंटरव्यू जैसे कहते हैं ना कि हाथी गुजर के आप पूंछ रह गई, इंटरव्यू हाथी होता है। मुझे लगता है कि इंटरव्यू हाथी है, क्योंकि दिस इज द मेन थिंग जिसमें आपको अकॉम्प्लिश करना है इफ यू वांट टू गेट देयर फॉर द फर्दर स्टडीज। तो इसमें नादिया बता दीजिएगा कि इंटरव्यू किस हद तक की है फॉर द स्टूडेंट कि वो उसके लिए तैयार रहे। देखिए, स्टूडेंट्स को जैसे ही हम एप्लीकेशन करते हैं, हम स्टूडेंट्स को
वो उसी दिन से जो है वो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि स्टूडेंट जब तक उसका ऑफर लेटर आए देन स्टूडेंट तब तक प्रिपेयर हो जाए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और स्टूडेंट को मतलब आप कह लें कि उनके मॉक सेशन जब हम लेते हैं स्टार्टिंग में स्टूडेंट को डिफिकल्टीज आती हैं, स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉपर उनका एसेंट नहीं बन रहा होता उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए। सही। तो ये बताइएगा, जो आप बता रही हैं कि इंटरव्यू के जो ऑफर लेटर आता है, ऑफर लेटर इज सपोज टू बी व्हाट, मतलब क्या होता है? उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि स्टूडेंट अपीयर हो जाएगा इंटरव्यू में? इट्स द मेन थिंग। अच्छा। लेट्स सपोज कि स्टूडेंट जो है वो उनके पास एक प्रॉपर लेटर आ जाता है कि उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन मिल गया। अच्छा, एडमिशन मिल चुका है। एडमिशन मिल अच्छा, फीस उसको जो है वो पहले सबमिट कराना पड़ती है जाने से पहले? नहीं, इंटरव्यू के बाद जो है वो स्टूडेंट को फीस सबमिट करवानी पड़ती है। अच्छा, इंटरव्यू वंस द इंटरव्यू इज कम्प्लीट उसके बाद? मेन थिंग। अच्छा, तो इंटरव्यू के लिए जाता है स्टूडेंट, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, जब वो वापस आता है देन ही हैज टू सबमिट द फीस। और फीस जो है वो यूनिवर्सिटीज ओवरऑल जो है सेमेस्टर वाइज लेती हैं या इकट्ठा लेती हैं? देखिए, इसमें ये होता है कि लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट की फीस जो है वो 13,000 पाउंड्स तक है, देन जो है वो स्टूडेंट इनिशियल 50% जो है वो पाकिस्तान से पे करता है यूनिवर्सिटी को, और बाकी रिमेनिंग फीस जो है वो अपनी वहां जाके मैनेज करता है। वहां जाके मैनेज करता है। तो मुझे अली रज़ा साहब बताइएगा कि स्टूडेंट्स में कितना जोश और जज्बा पाया जा रहा है इस हवाले से। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त जो है वो काफी देख रहे हैं कि स्कैटर्ड हुई है, टॉपसी टर्वी है। तो इस पूरी कंडीशन के अंदर हम स्टूडेंट को किस तरह से गाइड कर सकते हैं कि आप लोगों ने ही चल के आगे माशी भागदौड़ को संभालना है मुल्क की? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने आपसे गुफ्तगू करने से पहले पिछले सेगमेंट में हमने बात की थी कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर कितनी डेवलपमेंट की जरूरत है। तो जो स्टूडेंट्स अफोर्ड करते हैं मेरे ख्याल में उनको जाना चाहिए, और वो पढ़ के वापस अगर आते हैं तो वो ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं इन द पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट करने की बहुत जरूरत है कि आप जब वापस आते हैं तो आप जिस तरीके से आप मुल्क को सर्व कर सकते हैं तो उस पोटेंशियल के साथ सर्व करें जो पोटेंशियल आप वहां पर लेके बैठे हुए थे। कई दफा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का मोराल जो है वो डाउन हो जाता है जब वो वापस पाकिस्तान आते हैं। तो कई दफा हमने ऐसे देखे हैं, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो वहां पर बड़े एक्टिव होते हैं क्योंकि वहां के लॉज बड़े अच्छे हैं, वहां का एनवायरमेंट बड़ा अच्छा है, वो जब पाकिस्तान आते हैं अगेन पाकिस्तान। अच्छा देखें, सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि अगर स्टूडेंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है और एक हैंडसम अमाउंट को स्पेंड कर रहा है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मेन थिंग और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये आ जाती है कि वो उस फील्ड में जाए जो उसने पहले पढ़ा हुआ है। सही है, बिल्कुल। अब जिस तरह से देखें कि अब अगर एक स्टूडेंट है, उसने इंटरमीडिएट के बाद अपना अप्लाई करना है और इंटरमीडिएट के बाद उसने एफएससी कर लिया मेडिकल में, देन उसके बाद अगर उसका प्लान बनता है सडनली कि मैं बाहर जाके पढ़ूँ, मैं अब्रॉड में किसी कंट्री से अपनी डिग्री को कंप्लीट करूँ बैचलर्स के लिए, तो वो आगे अपनी मेडिकल की फील्ड को छोड़ के इंजीनियरिंग में चला जाए या कंप्यूटिंग में चला जाए, तो ये प्रॉब्लम बनती हैं चीज़ें बच्चों के लिए। फिर इस तरह से बच्चों का विजन भी क्लियर नहीं होता कि उनको पता नहीं होता कि उन्होंने आगे करना क्या है, इन फ्यूचर उन्होंने क्या करना है। वो पाकिस्तान आएंगे, वहाँ पे पाकिस्तान वापस आके उन्होंने क्या करना है। या अगर एक बच्चे ने यहाँ से पाकिस्तान से बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है किसी मेडिकल फील्ड में, लॉ में या किसी भी फील्ड में, और उसके बाद अगर हम उसको कह देते हैं कि आप मैनेजमेंट के किसी कोर्स में चले जाएं, हाँ। या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप कर लें, तो उन कोर्सेज का उनको किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं होगा, उनका दिल भी नहीं लगेगा उसमें, कोई फायदा नहीं है ना। डिग्री कंप्लीट करने का फायदा कोई नहीं है। मैनेजमेंट के बाद आप क्या कर लेंगे? मैनेजमेंट की स्किल्स आपके पास सिर्फ मैनेजमेंट की स्किल तो हर किसी के पास होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी फील्ड में रहते हुए जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे डिग्री कंप्लीट करते हैं, माइट बी पॉसिबल कि आप वहीं पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएं, हाँ। या आप वहाँ से वापस आते हैं तो पाकिस्तान में आपको एक आपको तो ये सारा कुछ जो है ना वो डिपेंड करता है बच्चे की बेस के ऊपर, और बच्चे की बेस जो होती है वो उसकी पसंद से बननी चाहिए, उसके जहाँ पर इंटरेस्ट है, उसकी दिलचस्पी जिस फील्ड के अंदर है वही उसका बेस होती है। और इसमें माँ बाप का, पेरेंट्स का एक बहुत ही कलीदी किरदार है। अगर माँ बाप जो है वो जब तक बच्चे को गाइड नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से और बच्चा खुद अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेगा माँ बाप को, और माँ बाप उस इंटरेस्ट के ऊपर दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, तब तक बच्चे का फ्यूचर जो है वो नहीं मोल्ड हो पाएगा। और इसमें रॉयल कंसल्टेंट्स जो है एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। बच्चे की इंटरेस्ट को देखते हुए उसको फर्दर स्टडीज के लिए भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसके इंटरेस्ट नहीं देखेंगे तो बच्चा जो है मिस गाइड भी हो सकता है, बजाय इसके कि वी कैन मेक अ वेरी गुड, वी कैन मेक अ लॉट ऑफ डैमेज इंस्टेड। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नादिया का, उनके साथ साथ अली रज़ा का कि आपने हमें ज्वाइन किया रॉयल कंसल्टेंट से। अपने होस्ट शिराज भट्ट को भी इजाज़त दीजिए, शो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।